उत्तराखंड में जो हमारा हिस्ट्री वाला पोर्सन है उसमें पूछे जाने वाले टॉपिक। तो सारी चीज़ें आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई जाएंगी, कोई भी फालतू की चीज़ें पढ़ाई जाएगी। सिलेबस में आप देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल, महाकाव्य काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य काल हम देखने वाले हैं। उत्तर मौर्य काल, उत्तर मतलब बाद में, मौर्यों के बाद वाला क्या काल रहा, उसके बाद गुप्त साम्राज्य देखेंगे, उत्तर गुप्त काल, और उसी के साथ साथ अरब और तुर्की आक्रमण जो हमारे भारत पर हुए थे वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो लगातार आपने सेशन बने रहना है और ध्यानपूर्वक वीडियो आपने सुनना है। इनको बार बार सुन के भी कई चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, क्योंकि हम जो चीज़ें सीखते हैं वो या तो लिख कर ही सीखते हैं या सुनकर सीखते हैं। तो आप ज़रूर सुने इनको। नोट्स बनाना चाहते हैं नोट्स भी बनाएं, और PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त होगी। और रही बात ये जो हमारा हिस्ट्री वाला पोर्सन है इसके क्वेश्चंस, तो प्राचीन भारत के MCQ सीरीज में ऑलरेडी करा चुका हूँ हमारे चैनल में। तो उस MCQ सीरीज का लिंक मैं आपको ज़रूर सेंड करूँगा, जिसमें लगभग 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन हमने कवर करे हैं इन सारे टॉपिक के। तो वो सीरीज भी आपने ज़रूर देखनी है। आप उससे तो पहले ये सीरीज बढ़िया से करें, यानी ये आज की क्लास कंप्लीट करें, उसके बाद MCQ वाली सीरीज सॉल्व करें। MCQ हमने कैसे डिजाइन करे हैं, जैसे एक टॉपिक जैसे सिंधु घाटी सभ्यता पकड़ लिया, उससे रिलेटेड सवाल है। फिर जैसे हमने मौर्य काल पकड़ दिया तो उससे रिलेटेड सवाल है। तो इससे सब्जेक्ट आपका और मजबूत होगा। तो उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। विदाउट वेस्टिंग टाइम अब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा प्राचीन भारत का इतिहास। तो भारतीय इतिहास के स्रोत, यानी किन किन चीज़ों से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे पहला पॉइंट है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, यहाँ पर हम समझने के लिए नहीं, यहाँ पर हम सारे फैक्ट कवर करने के लिए बैठे हैं। हमारी कोशिश है सारे फैक्ट हमारे कवर हो जाएं। तो पहला पॉइंट है, इतिहास के जनक हैं हेरोडोटस। इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में वायसराय कैनिंग के टाइम पे हुई थी। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। हाल ही में हमारे उत्तराखंड की परीक्षा में पूछा गया सवाल। अगला पॉइंट देखते हैं, भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है, जबकि हिंदुस्तान जो हमारा शब्द है इसका पहला उल्लेख मिलता है ससानी अभिलेख में, ससानी अभिलेख में। अब कुछ ऐतिहासिक ग्रंथों के स्रोत देखते हैं। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद। वेदों का संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने किया था। किसने किया था? वेदव्यास या कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने हमारे वेदों का संकलन किया था। अगला पॉइंट है, वेद का क्या अर्थ है? तो वेद का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना। इनका अन्य नाम क्या है? इन्हें संहिता भी कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। वेदों की संख्या अगर हमसे पूछा जाता है तो वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऋग्वेद के बारे में जानकारी। यह सबसे प्राचीन वेदों में सबसे प्राचीन वेद है, जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 मंत्र या ऋचाएँ हैं इसमें। अगला पॉइंट देखते हैं। ऋग्वेद की रचना सप्त सेंदो प्रदेश में हुई थी। इसके 3 भाग हैं, साकल, वास्कल और बालखिल्या। साकल, वास्कल और बालखिल्या। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ऋग्वेद के पहले व 10वें मंडल की रचना अंत में हुई, यानी बाद में हुई, जिन्हें क्षेपक भी कहा जाता है। ऋग्वेद के दूसरे से 7वें मंडल प्राचीन माने जाते हैं, इन्हें वंश मंडल कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद का पाठ करने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद में ऋचाओं का संग्रह, ऋचाएं यानी मंत्रों का संग्रह है। इसमें भगवान की स्तुति या प्रार्थना से संबंधित मंत्र है। मंत्र माने ऋचाएं हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो सावित्री देवी को समर्पित है। इसकी रचना महर्षि विश्वामित्र जी ने की थी। गायत्री मंत्र की रचना महर्षि विश्वामित्र जी ने। ऋग्वेद के दूसरे से 8वें मंडल की रचना है वशिष्ठ, क्रमशः किन ने करी है? वशिष्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज, वामदेव, अत्रि, गृतमस्त, कण्व और अंगिरस जी ने की है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुषसूक्त वर्ण में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। सेशन ध्यानपूर्वक सुन भी लेंगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। अगला पॉइंट देखते हैं। ऋग्वेद में दशराज युद्ध का जिक्र मिलता है, जो आर्यों व अनार्यों के बीच हुआ था, जिसमें आर्यों के प्रसिद्ध भरत कबीले का शासक सुदास विजय हुआ था। अगला पॉइंट देखते हैं। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा आदि विदुषी महिलाओं का उल्लेख है, और जंगल की देवी अरण्यनी का जिक्र भी मिलता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण। ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए 250 ऋचाएं व अग्नि देवता के लिए 200 ऋचाएं हैं। ऋचाएं माने मंत्र हैं। सरस्वती नदी ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी है, और ऋग्वेद के 10वें मंडल में गंगा का 1 बार और यमुना नदी का 3 बार जिक्र होता है। ऋग्वेद में 25 नदियों का वर्णन मिलता है, जिसमें सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख मिलता है? सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है। एक सवाल है आप लोग के लिए, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है आपने। आज का पहला सवाल,
सिंधु नदी का उद्गम बताना है आपने, यानी सिंधु नदी किस स्थान से निकलती है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अस्तो मां सदगमय वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है, जबकि ईरानी ग्रंथ जैन अवस्था में ऋग्वेद के कुछ अंश प्राप्त होते हैं। अगला पॉइंट, ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग 275 बार, जबकि अश्व शब्द का प्रयोग 215 बार हुआ है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ऋग्वेद में निम्न शब्दों का प्रयोग मिलता है: पिता, माता, गाय, विष्णु, गण, कृषि, वर्ण, सेना, ग्राम, राष्ट्र, रुद्र, राजा, पृथ्वी, बृहस्पति आदि। इन प्रमुख शब्दों का उल्लेख प्राप्त होता है। अब देखते हैं द्वितीय वेद हमारा सामवेद। सामवेद का संबंध गायन से है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी माना गया है। और ऋग्वेद में 1549 ऋचाएं हैं, जिनमें 75 ऋचाओं को छोड़कर सभी ऋग्वेद से ली गई हैं। सामदेव की भी 3 शाखाएं हैं: कौथुम, जैमिनी, रमणी। अगला पॉइंट, सामवेद में मंत्रों का गायन करने वाले पुरोहित को जैसे हमारे ऋग्वेद में होत्र कहते थे, वैसे ही यहाँ उद्गाता कहते हैं। जबकि सामवेद में वर्णित देवता कौन से हैं? हमारे सूर्यदेव हैं। अब बढ़ते हैं यजुर्वेद की तरफ। यजुर्वेद अनुष्ठानों व कर्मकांडों से संबंधित मंत्रों का संकलन है। यह गद्य और पद्य दोनों में वर्णित है। अगला सवाल आप लोग के लिए, गद्य और पद्य में अंतर बताना है आपने। कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। ढूंढने की प्रवृत्ति बनाइए अपने अंदर, आप जरूर सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट, यजुर्वेद 2 भागों में विभाजित है: कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद। अगला पॉइंट, कृष्ण यजुर्वेद की रचना गद्य, जबकि शुक्ल यजुर्वेद की रचना पद्य में की गई है। अगला पॉइंट देखते हैं। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं काठक, मैत्रेयी, कपिस्थल व तैत्तिरीय, जबकि शुक्ल यजुर्वेद को वाजसेयनी संहिता भी कहा गया है। यजुर्वेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाला अर्धव्यू होता है और यजुर्वेद में हाथियों को पालने का उल्लेख भी प्राप्त होता है। यजुर्वेद में कृषि व सिंचाई का जिक्र मिलता है, जिसमें चावल के लिए व्रीहि याद रखें, बो नहीं होगा, ये वो होगा, व्रीहि शब्द का प्रयोग हुआ है। अब देखते हैं चौथा वेद हमारा अंतिम वेद अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे नवीन वेद है। इसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं। इसमें 731 सूक्त और 6000 मंत्र हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अथर्ववेद का संकलन तंत्र मंत्र व जादू टोने से है। इसमें रोग निवारण की औषधियों का जिक्र भी प्राप्त होता है। अथर्ववेद की भी 2 शाखाएं हैं: शौनक और पिप्लाद। अथर्ववेद को भारतीय विज्ञान का आधार माना जाता है। काशी का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में ही मिलता है। अथर्ववेद में सूर्यदेव का जिक्र ब्राह्मण विद्यार्थी के रूप में प्राप्त होता है और सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अब देखते हैं धार्मिक ग्रंथ हमारे वेदांग। वेदांग क्या है? वेदांगों की संख्या 6 बताई गई है। तो 6 कौन कौन से वेदांग हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इसी के साथ साथ हमारी इतिहास की, उत्तराखंड के इतिहास की सीरीज भी चल रही है, उसको ज़रूर देखें। कल हम इतिहास की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, तो पुरानी वीडियो आपने देखते हुए चलना है। कल हमारा जो अगला वीडियो आएगा वो गोरखा शासन से रिलेटेड होगा। गोरखा शासन का दूसरा हिस्सा होगा वो। व्याकरण की प्रथम रचना पाणिनि जी की अष्टाध्यायी है। यज्ञ के नियमों को प्रतिपादित करने के लिए कल्प सूत्रों का विकास हुआ, जो 4 प्रकार के हैं: सूत्र सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र और सुल्भ सूत्र। सुल्भ सूत्र ज्यामिति गणना से संबंधित रचना है। अब देखते हैं वेदांग के बाद ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना वेदों की आध्यात्मिक व्याख्या के लिए हुई, जो गद्य में रचित हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐतरेय व कौस्तिकी। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं तैत्तिरीय और शतपथ। सामदेव के ब्राह्मण ग्रंथ हैं पंचविश और जैमिनी, षड्विश और तांड्य। और अथर्ववेद का एकमात्र जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है गोपथ। अगला पॉइंट देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। इसमें जल प्रलय की कथा और पुरुरवा उर्वशी आख्यान मिलता है। अगला पॉइंट, शतपथ ब्राह्मण की रचना याज्ञवल्क्य ऋषि ने की, जबकि पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ की रचना तांड्य ऋषि ने की। अगला पॉइंट देखते हैं। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ षड्विश, जिसकी रचना अद्भुत ब्राह्मण ने की। इसमें भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से मुक्ति के बारे में बताया गया है। महत्वपूर्ण फैक्ट था। अब देखते हैं उपदेश व अरण्यक। ऋग्वेद का उपवेद और अरण्यक। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, इसकी रचना प्रजापति ने की। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, इसकी रचना विश्वामित्र जी ने की। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है, इसकी रचना नारद जी ने की। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है, इसकी रचना हमारे विश्वकर्मा जी ने की। अगला पॉइंट, ऋषियों द्वारा जंगल या एकांत में रचित ग्रंथों को ही अरण्यक कहा जाता है। ऋग्वेद का ऐतरेय आरण्यक, सामवेद का छांदोग्य आरण्यक, यजुर्वेद का शतपथ आरण्यक, जबकि अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। अब देखते हैं उपनिषदों के बारे में जानकारी। ये सारी जितनी चीजें हम देख रहे हैं, ये सब हमारे इतिहास के ही स्रोत हैं।
उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसका अर्थ गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना होता है। उपनिषदों को भारतीय दर्शन का स्रोत कहा जाता है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि इनकी रचना वैदिक साहित्य के अंत में हुई है। अगला पॉइंट देखते हैं। यम व नचिकेता संवाद की कथा कठोपनिषद में मिलती है। श्वेत केतु व उसके पिता का संवाद छांदोग्य उपनिषद में पाया जाता है। सबसे बड़ा उपनिषद वृहद कारुण्योपनिषद है, जबकि सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये हमारा राष्ट्रीय वाक्य है, याद रखना आपने। छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख भी प्राप्त होता है। अब देखते हैं स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य के अंतर्गत पुराण, स्मृति और धर्मशास्त्र आते हैं। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन व प्रामाणिक है मनुस्मृति। इसका संबंध नियम और कानूनों से है। मनुस्मृति शुंग काल या दूसरी सदी की प्रसिद्ध रचना है, जबकि नारद स्मृति गुप्त काल से संबंधित है। गुप्त काल से संबंधित है। अब बढ़ते हैं पुराण की तरफ। पुराणों की संख्या अगर हमसे पूछी जाती है तो इनकी संख्या 18 है। सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है मत्स्य पुराण। इसमें भगवान विष्णु के दशावतार का उल्लेख प्राप्त होता है। पुराणों के रचनाकार महर्षि लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा थे। 5 पुराणों में राजाओं की वंशावली पाई जाती है। मत्स्य पुराण में अंध सातवाहन वंश, विष्णु पुराण में मौर्य वंश और वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है। अब देखते हैं षड दर्शन। इसमें क्या प्राप्त होता है हमें। महर्षियों के 6 दर्शनों में से महाराज पतंजलि ने योग दर्शन की रचना की। सांख्य दर्शन की रचना कपिल मुनि ने। वैशेषिक दर्शन की रचना कणाद जी ने की। पूर्व मीमांसा की रचना जैमिनी जी ने। न्याय दर्शन की रचना गौतम ऋषि ने। उत्तर मीमांसा की रचना बादरायण जी ने की है, याद रखना आपने। अब देखते हैं धर्मशास्त्र रामायण के बारे में जानकारी। सिलेबस में रामायण भी दिया हुआ है। रामायण की रचना संस्कृत भाषा में महर्षि वाल्मीकि ने की, जिसमें लगभग 2400 श्लोक हैं, जिस कारण इसे चतुर्विंशति सहस्त्री कहा जाता है। श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था और रामायण कितने कांडों में वर्णित है। ये 7 कांडों में वर्णित है। अगला देखते हैं। रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद कवि कंबन ने किया, जबकि बांग्ला में इसका अनुवाद कृतिवास नाम के कवि ने किया। रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद अकबर काल में अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया, जबकि रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद RTH ग्रिफिथ ने किया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछे जाते हैं, याद रखना आपने। अब देखते हैं महाभारत या जय संहिता। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने 18 पर्वों में विभक्त की। श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ और श्रीमद् भगवद गीता भीष्म पर्व का एक भाग है। मूलतः महाभारत में 8800 श्लोक थे। इसे जय संहिता भी कहा जाता है, लेकिन 1 लाख श्लोक होने के कारण इसे महाभारत इसका नाम पड़ा। महाभारत का तमिल भाषा में अनुवाद पेरुन देवनार ने भारतम नाम से किया। महाभारत का बांग्ला भाषा में अनुवाद अलाउद्दीन नुसरत शाह ने किया। श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद अंग्रेजी में चार्ल्स विल्किंसन ने 1785 में किया। महाभारत का फारसी में अनुवाद रज्मनामा नाम से बदायूनी व फैजी ने मिलकर किया। फैजी ने गणित की एक पुस्तक है लीलावती, इसका फारसी में अनुवाद भी किया है। महत्वपूर्ण फैक्ट हैं सारे। अगला देखते हैं महाभारत का फारसी अनुवाद, ये तो हम पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं जाबाल उपनिषद में वर्णित 4 आश्रम। तो 4 आश्रम कौन कौन से हैं। सबसे पहला आता है ब्रह्मचर्य आश्रम, जो जन्म से 25 वर्ष तक चलता है। फिर आता है गृहस्थ आश्रम, जो 25 वर्ष से 50 वर्ष तक आता है। वानप्रस्थ आश्रम, ये 50 से 75 तक की आयु तक, जिसे आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी माना जाता है। इसके बाद आता है संन्यास आश्रम, 75 से अधिक यानी मोक्ष प्राप्ति तक इसका समय आता है। अब देखते हैं श्री हरि विष्णु के 10 अवतार। सबसे पहला है मत्स्य पुराण में या मत्स्य अवतार, फिर उसके बाद कूर्म अवतार, उसके बाद वराह अवतार, उसके बाद नृसिंह अवतार, इसके बाद आता है वामन अवतार, उसके बाद परशुराम अवतार, फिर राम अवतार, उसके बाद श्री कृष्ण अवतार, उसके बाद बुद्ध अवतार और कल की अवतार ये भविष्य में होने वाला है, जब कलयुग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक सवाल है आप लोग के लिए, वामन अवतार जब हमारे श्री हरि विष्णु ने लिया था तो इन्होंने एक राजा थे उनसे 3 पग धरती मांगी थी। तो किन राजा से हमारे वामन अवतार ने 3 पग भूमि मांगी थी, आपने बताना है। अगला पॉइंट देखते हैं। विष्णु पुराण में मौर्य वंश और मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन वंश की और वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। ये पॉइंट हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर एक बार फिर से कवर कर लिया हमने। अब देखते हैं विदेशी तीर्थयात्रियों द्वारा लिखित विवरण जो हमें प्राप्त होते हैं अपने इतिहास के बारे में। तिब्बती लेखक तारानाथ ने कंग्यूर एवं तंग्यूर नामक ग्रंथों की रचना की। इसके बाद देखते हैं यूनानी और रोम के लेखक निरियाकस, ओनेसिक्रिटस और एजिस्टोबुलस सिकंदर के साथ भारत आए थे, जबकि टीसीएस ईरान का एक राजवैद्य था। मेगस्थनीद यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जिसने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। काफ़ी इंपॉर्टेंट फेमस है किताब। अगला पॉइंट देखते हैं। प्रथम शताब्दी में
प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक एक पुस्तक लिखी जिसमें भारत व इटली के बीच व्यापार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखना आपने। अगला पॉइंट देखते हैं। टॉलमी ने 140 ईस्वी में ज्योग्राफी नामक पुस्तक की रचना की। अगला पॉइंट, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियस सी नामक पुस्तक की रचना गुमनाम यूनानी लेखक ने की थी, यानी उनका नाम पता नहीं किसने लिखी थी, जो 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा में आया था। 80 ईस्वी में, सन 80 में, जैसे अभी सन कौन सा चला 2022, वैसे ही 80 चला होगा कभी। यूनानी लेखक स्ट्रैबो ने मेगास्थनीज विवरण को काल्पनिक माना है, जो उनकी इंडिका थी उसमें जो चीज़ इन्होंने कही है उसको काल्पनिक माना इन्होंने। अगला देखते हैं चीनी यात्री। भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री फायान है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आए थे, जो लगभग 15 वर्षों तक भारत में रही और इनकी जो रचना है फेमस फो क्यों की, फो करके आप याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट, संयुगन नामक चीनी यात्री भारत की यात्रा पर 518 ईस्वी में आया। भारत आने वाला तीसरा चीनी यात्री विन्सांग था, जो भारत 629 से 645 ईस्वी तक रहा, और इसकी पुस्तक है, विन्सांग की पुस्तक है सी यू की। अगला पॉइंट देखते हैं। विन्सांग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया था। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में पठन पाठन का कार्य किया। इनके समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे आचार्य सीलभद्र। विन्सांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, विन्सांग के साथ भारत आने वाला चीनी यात्री इत्सिंग था, जो लगभग 600 विन्सांग के बाद भारत आने वाला चीनी यात्री इत्सिंग था, जो 675 ईस्वी में नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय में आया था। आपके लिए सवाल है, ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में पड़ता है भारत के? अगला पॉइंट देखते हैं, सारे सवालों के आंसर आपने देने हैं। दक्षिण भारत के चोल दरबार पहुंचने वाला चीनी यात्री है चाओ जुकुआ। अब अरबी लेखकों ने भारत के बारे में क्या कहा वो चीज देखते हैं। सुलेमान नामक अरबी यात्री 9वीं शताब्दी में प्रतिहार शासक के दरबार में आया था, जिनका नाम मीर भोज था। अल मसूदी राजपूत शासन के समय भारत आया था, जिसमें भारतीय मानसून के बारे में सटीक विवरण दिया गया है। अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, जो लेखक के साथ साथ गणितज्ञ और ज्योतिष भी था। अल बरूनी की एक पुस्तक है किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, ये काफ़ी फेमस पुस्तक है, आपने याद रखना, पूछा जाता है। अल बरूनी संस्कृत हमारी जो भाषा है उसका अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम भी है। अब देखते हैं कुछ पुरातात्विक साक्ष्य जिनसे हमें भारत की जानकारी प्राप्त होती है। तो अभिलेखों के अध्ययन को इपिग्राफी कहा जाता है। अब देखते हैं कौन कौन से अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं अपने। तो सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख बोगाजकोई का अभिलेख है, जिसे एशिया माइनर भी कहते हैं, जो 1400 ईसा पूर्व का है, जिसमें आर्यों के ईरान से पूर्व की ओर आने का विवरण मिलता है। ईसा पूर्व कहने का मतलब क्या है? ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो ईसा मसीह का जन्म सन 1 अगर माने 25 दिसंबर को हुआ था, उनके स्टार्ट होने के बाद ही नए वर्ष भी स्टार्ट हुए, तो सन 1 से पहले भी तो साल रहे होंगे, तो उससे पहले पीछे के वर्षों में जाएंगे तो उससे पहले भी 1400 साल पहले, यानी सन 1 स्टार्ट होने से पहले 1400 साल। अभी कौन सा चल रहा है? 2022। तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इतने का अंतर हो जाएगा, 1400 ये हो गया, 2022 ये हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं। महाराष्ट्र व शाहगौरा के अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के हैं। सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द का लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कलिंग राजा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। आपके लिए एक सवाल है, कलिंग जो जगह है ये कहाँ पड़ती है, या किस जगह का प्राचीन नाम कलिंग भी है? याद रखना है आपने। अगला पॉइंट, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है। इन्होंने 1837 में ब्राह्मी लिपि पढ़ने में सफलता पाई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला पॉइंट देखते हैं। अशोक के प्रयाग अभिलेख में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति उत्कीर्ण है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के राजकवि हरिशेन ने उत्कीर्ण की है। अगला पॉइंट देखते हैं। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख है। दिल्ली का मेहरौली स्तंभ लेख, इसका संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है। ग्वालियर अभिलेख का संबंध गुर्जर प्रतिहा शासकों से है। गरुड़ स्तंभ लेख बेसनगर या विदिशा में सर्वप्रथम भागवत धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम हूण आक्रमण होने की जानकारी स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। स्कंदगुप्त एक शासक है हमारे गुप्त वंश के, उनसे रिलेटेड है। भारत में सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से प्राप्त होता है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। नासिक अभिलेख में सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी को अद्वितीय ब्राह्मण या ब्राह्मणों का संरक्षण कहा गया। गौतमी पुत्री नहीं, गौतम पुत्र हो गए, गौतमी पुत्र सतकर्णी। अगला पॉइंट देखते हैं। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख का उत्कीर्णन उसके मंत्री रविकीर्ति ने किया। मंदसौर अभिलेख का संबंध नरेश यशोवर्मन से। ये सारे अभिलेख हमारे भारत के इतिहास से रिलेटेड हैं। अगला देखते हैं। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख का उत्कीर्णन उसके मंत्री रविकीर्ति ने किया। ये पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं इनसे रिलेटेड कुछ सिक्के भी हैं जो हमें हमारे इतिहास की जानकारी देते हैं। पहला पॉइंट आपने याद रखना है, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। प्राचीन काल में भारतीय सिक्कों को आहत या पंचमार्क्स कहा जाता था।
शासकों की आकृति वाले सिक्कों का प्रचलन सर्वप्रथम हिंद यूनानी के समय में प्रारंभ हुआ। सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए। इस समुद्रगुप्त को एक सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, महत्वपूर्ण फैक्ट है। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के हिंदू यूनानी शासकों ने चलाए। भारत में सबसे ज्यादा शुद्ध स्वर्ण के सिक्के कुषाणों ने चलाए, जबकि भारत में सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने चलाए। ये तीनों के तीनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखें, आपने याद रखने सारे पॉइंट। अब बढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल के टाइम पे। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, वो सारी जानकारी हम लेने वाले हैं। प्रागैतिहासिक काल को 3 उपखंडों में विभाजित किया जाता है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। भारत में सबसे पहले पाषाणकालीन सभ्यता की खोज 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की। मानव की उत्पत्ति लगभग 3000 ईसा पूर्व में मानी जाती है। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से हैंड एक्स खोजा था। अगला पॉइंट देखते हैं। जॉर्वे संस्कृति, दाइमाबाद के लोग मृतकों को घरों में दफनाते थे। यह एक ताम्रपाषाणिक संस्कृति है। अब देखते हैं पुरापाषाण काल के बारे में। निम्न पुरापाषाण काल में 2 तरह के उपकरण प्राप्त हुए। पहला है चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सोन नदी घाटी में पाई जाती है, जबकि दूसरी है हैंड एक्स संस्कृति या मद्रासी संस्कृति, मद्रास के अतिरपलग में पाई गई है। मध्य पुरापाषाण काल में फलकों की अधिकता के कारण फलक संस्कृति भी इसे कहते हैं। इस काल का मुख्य उपकरण स्क्रैपर या खुरचनी था। उच्च पुरापाषाण काल में पहला ज्ञानी मानव होमो सेपियंस को माना जाता है, जिसने आग का आविष्कार भी किया था। मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफा उच्च पुरापाषाण काल की है, जिसमें पाषाणकालीन चित्रकारी मिलती है, जिसमें पाषाणकालीन चित्रकारी प्राप्त होती है। अब देखते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। मध्य पाषाण काल में सर्वप्रथम मानव ने पशुपालन स्टार्ट किया था और सबसे पहला पालतू पशु माना था कुत्ता। पशुपालन का सबसे प्राचीन प्रमाण मध्य प्रदेश के आदमगढ़ व राजस्थान के बागौर से प्राप्त होता है। भारत में मानव कंकाल मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए। सबसे प्राचीन नगर सराहाई नगर था। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। मृतकों का अंतिम संस्कार व आभूषण निर्माण की शुरुआत मध्य पाषाण काल में ही मानी जाती है। नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में मानव ने कृषि कार्य करना स्टार्ट किया, जिसमें सबसे प्राचीन कृषि के साक्ष्य बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। चावल उगाने के प्राचीन साक्ष्य इलाहाबाद में बेलन घाटी के कोल्डी हवा से प्राप्त हुए। नई खोज के मुताबिक संत कबीर नगर है। मृद भांडों या मिट्टी के बर्तन व पहिए का सर्वप्रथम प्रयोग नवपाषाण काल में हुआ है। कश्मीर में नवपाषाणकालीन संस्कृति को बुर्जहोम संस्कृति भी कहा गया है। बुर्जहोम संस्कृति में मानव के साथ कुत्ते दफनाने के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब बढ़ते हैं हमारे प्रमुख टॉपिक की तरफ, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की तरफ। रेडियो कार्बन C14 विश्लेषण तकनीकी के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वमान्य काल है वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और कांस्य की खोज के कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा के टीलों का सर्वप्रथम अध्ययन 1826 में चार्ल्स मैसन ने किया। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की, जबकि 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की। अब इसके क्षेत्रफल और इसके अन्य क्षेत्रों के बारे में देखते हैं। एक सवाल भी आप लोग के लिए आने वाला है। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था या 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था, जो त्रिभुजाकार फैली थी। और इसका विस्तार उत्तर में कश्मीर के मांडा, दक्षिण में महाराष्ट्र के दाइमाबाद, पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर और पश्चिम में बलूचिस्तान के सुतकांगीडोर तक था। एक सवाल है आप लोग के लिए, ये जो मांडा स्थल आपको दिख रहा है, आपने बताना है ये किस नदी के तट पर है। भारत में हड़प्पा सभ्यता के सबसे जो अधिक स्थल प्राप्त हुए हमारे गुजरात से प्राप्त होते हैं। सिंधु सभ्यता में आग से पकी मिट्टी को टेराकोटा कहते थे। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, जिसमें अंग्रेजी के यू व मछली जैसे चित्र का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। सिंधु सभ्यता पतन का मुख्य कारण मार्शल व मैके नाम के इतिहासकार है, उन्होंने बाढ़ को बताया है। लेकिन व्हीलर नाम के इतिहासकार बताते हैं कि आर्यों के आक्रमण की वजह से इस सभ्यता का अंत हुआ। अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन। ये अपने नगर नियोजन के लिए काफी फेमस था। हड़प्पा सभ्यता नगर 2 भागों में विभाजित थे। ऊपरी भाग दुर्गीकृत व निचला भाग, जबकि धौलावीरा की 3 भागों में बटा हुआ था। धौलावीरा 3 भागों में बटा हुआ था, जिसमें 2 भाग दुर्गीकृत थे। सिंधु सभ्यता के घरों या भवनों के निर्माण में ग्रिड पद्धति का प्रयोग हुआ है। इस सभ्यता में बने घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे, लेकिन लोथल में दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। मोहनजोदड़ो के प्रत्येक घरों में कुआं बनाने के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता का चंदुदड़ो एकमात्र नगर था जो दुर्गीकृत नहीं था, मतलब उसकी सुरक्षा के लिए चारों तरफ से दीवार नहीं लगाई गई थी। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है जो 11.89 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.4 मीटर गहरा था। धौलावीरा में एक स्टेडियम व श्यामपट्ट के प्रमाण मिलते हैं।
मनके बनाने का कारखाना लोथल व चन्हूदड़ो में था। यहाँ के मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन लाल व काले रंग के होते थे। हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति देखते हैं। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें गेहूं, जौ को यौ भी कहा गया है। यहाँ अब तक उगाई जाने वाली 9 फसलों की पहचान हो चुकी है। सैंधव वासियों ने विश्व में सर्वप्रथम कपास की खेती स्टार्ट की। कपास को यूनान में सिंडोन व मेसोपोटामिया में सिंधु कहा जाता था। जुते हुए खेत व सरसों के साक्ष्य कालीबंगा से मिलते हैं। लोथल व रंगपुर से चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब देखते हैं इनकी व्यापारिक स्थिति के बारे में जानकारी। मेसोपोटामिया अभिलेखों में सैंधव सभ्यता के लिए मेहुला शब्द का प्रयोग हुआ है। मेसोपोटामिया वर्तमान में दजला व फरात नदी के बीच इराक देश में स्थित है। लोथल में हाथी दांत का एक पैमाना व गोदीवाड़ा मिला हुआ है। गोदीवाड़ा माने बंदरगाह टाइप। मोहनजोदड़ो से सीप का पैमाना और हड़प्पा से तांबा का पैमाना प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से मिट्टी का बना पैमाना मिला है। यहाँ के मानक 16 के गुणक में बटे हुए थे। अगला देखते हैं, कालीबंगा से मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। सिंधु सभ्यता की अधिकांश मुद्राओं में एक श्रृंगी पशु का चित्र मिला हुआ है और इनकी जो अधिकांश मोहरें थी वो शेलखड़ी की बनी थी। इनका आकार वर्गाकार था। मोहनजोदड़ो में एक मृद भांड पर नाव का चित्र मिला, जबकि लोथल के मृद भांड पर चालाक लोमड़ी का चित्र प्राप्त होता है। मृद भांड माने फिर से बताते हैं मिट्टी का बर्तन। अब देखते हैं इनकी धार्मिक स्थिति। ये लोग मातृ देवी पशुपति शिव की पूजा करते थे। हड़प्पा में एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ में एक पौधा निकलता दिखाई देता है जो पृथ्वी देवी की प्रतिमा हो सकती है। सैंधव सभ्यता में मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए, लेकिन मोहनजोदड़ो की मोहरों पर स्वास्तिक का चिन्ह अंकित है। मोहनजोदड़ो में कांसे से बनी नर्तकी का मूर्ति भी प्राप्त हुई है। अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में जानकारी। हड़प्पा नामक स्थल वर्तमान में पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में है, जो रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा में तांबे की बनी एक इक्का गाड़ी व खंभों में अन्नागार प्राप्त हुए हैं। खंडों में यानी कुछ कुछ हिस्सों में अन्नागार मतलब जहाँ अनाज रखा जाता है। मोहनजोदड़ो वर्तमान में सिंधु नदी के तट पर स्थित पाकिस्तान के लरकाना जिले में है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। यहाँ से विशाल अन्नागार, लेकिन कब्रिस्तान का उल्लेख नहीं मिला है। चन्हूदड़ो की खोज गोपाल मजूमदार ने सिंध प्रांत पाकिस्तान में 1931 में की। यहाँ एक ईंट पर बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा की खोज 1953 में बीबी लाल और बी के थापर ने की, जो घग्गर नदी के तट पर राजस्थान में स्थित है। ऐसे फैक्ट पूछे जाते हैं तो याद करने आपने। कालीबंगा में नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य मिले। यह स्थल काली चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। कालीबंगा का अर्थ ही यही है, काली चूड़ियां। अगला देखते हैं, सर्वप्रथम भूकंप व शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। लोथल सैंधवकालीन स्थल की खोज 1955 में रंगनाथ राव जी ने गुजरात में की, जो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। धौलावीरा की खोज रविंद्र सिंह बिष्ट जी ने 1990 में गुजरात में की। इसका अर्थ सफेद कुआं होता है। रोपड़ सैंधव स्थल की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने पंजाब में सतलज नदी के तट पर की। रोपड़ का वर्तमान नाम रूपनगर है। यहाँ कब्रिस्तान में मनुष्य के साथ 2 कुत्ते दफनाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। बनावली सैंधव स्थल की खोज हिसार हरियाणा में रविंद्र सिंह बिष्ट जी ने 1974 में की थी, 1974 में की थी। ऐसे फैक्ट पूछे जाते हैं तो याद करने आपने। रंगपुर की खोज रंगनाथ राव ने गुजरात में सुख बहादुर नदी के तट पर की। यहाँ से चावल के दाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आलमगीरपुर की खोज मेरठ जिले में यज्ञदत्त शर्मा ने हिंडन नदी के तट पर की, जबकि सुतकांगीडोर की खोज पाकिस्तान में मकरान समुद्र तट पर ऑरल स्टाइक ने दास्क नदी के किनारे 1927 में की। और राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित पूरा स्थल सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा शहर होने का दावा सरकार ने 2014 में किया, जिसकी खोज सूरज भान ने की है। राखीगढ़ी की खोज सूरज भान ने की है। अब इनसे रिलेटेड कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट भी देखते हैं। सैंधव सभ्यता में वर्तमान जो बंदरगाह नगर हैं वो लोथल और सुतकांगीडोर हैं। सैंधव सभ्यता की समकालीन सभ्यता है मेसोपोटामिया, मिस्र, क्रीट व फारस। पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सैंधव सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। सैंधव काल के सर्वाधिक पूरा स्थल यानी प्राचीन स्थल सरस्वती नदी घाटी में प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा में एक कब्रिस्तान में 37 कब्रें प्राप्त हुई हैं, जिनमें R37 नाम दिया गया है। सैंधव वासियों का प्रसिद्ध खेल पासा था तथा पवित्र पक्षी पाख था और पवित्र पशु कुबड़ वाला बैल था। सैंधव सभ्यता में सर्वाधिक लोग भूमध्य सागरीय प्रजाति या द्रविड़ प्रजाति के थे। हड़प्पावासी गन्ने से परिचित नहीं थे। वे लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो सिंधु घाटी सभ्यता हमारी समाप्त होती है। अब देखते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट। वैदिक सभ्यता, जैसे सिंधु सभ्यता हमारी क्या थी, शहरी सभ्यता थी, तो वैसे वैदिक सभ्यता हमारी ग्रामीण सभ्यता थी, जिसे 2 भागों में बांटा गया, ऋग्वैदिक और उत्तर ऋग्वैदिक काल में। आर्यों ने वैदिक सभ्यता की स्थापना की, जो सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया था, जबकि आर्य शब्द का अर्थ कुलीन या श्रेष्ठ होता है। आप लोग के लिए एक सवाल है, मैक्स मूलर जो सुन रहे हैं आप, ये किस देश के थे आपने बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो ध्यानपूर्वक सुनना है, PDF टेलीग्राम से डाउनलोड करें और पूछे गए प्रश्नों के आंसर जरूर दें। ऋग्वैदिक कालीन अब देखते हैं
इसका टाइम पीरियड 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है। आर्यों द्वारा जिस विस्तृत क्षेत्र का निर्माण किया गया उसे सप्त सेंधव प्रदेश कहा गया। ऋग्वेद में गाय को अधन्या कहा जाता है, अर्थात जिसे कभी न मारा जाए, न मारने योग्य। इनका प्रमुख व्यवसाय कृषि और पशुपालन था और घोड़ा इनका प्रीतम पशु था, मतलब बेस्ट पशु ये घोड़े को ही मानते थे। इनके द्वारा खोजी गई वस्तु लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा गया है, श्याम अयस। वैदिक काल में हल को शिरा, जुते हुए खेत को उर्वरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था, जबकि व्यापारी के लिए पणी और सूदखोर के लिए बैकनॉट कहा जाता था। आर्य लोग युद्ध के लिए कविष्टि शब्द का प्रयोग करते थे, जिसका अर्थ गायों की खोज था। वैदिक काल में निष्क व सतनाम नामक सिक्कों का उल्लेख प्राप्त होता है। और ऋग्वेद के प्रमुख देवता इंद्र थे, जिन्हें पुरंदर या युद्ध का देवता है, वर्षा का देवता भी कहा गया है। पूसन को पशुओं का देवता कहा जाता है और आश्विन को विपत्तियों को हरने वाला देवता कहा गया है। अग्नि को मनुष्य व देवताओं को जोड़ने वाला और द्यौ को आकाश का देवता कहा गया है। अब इस टाइम पे कुछ प्रमुख नदियां थी, इनके प्राचीन नाम देखते हैं। जैसे जिसे हम झेलम कहते हैं, प्राचीन नाम वितस्ता। चिनाव का प्राचीन नाम अस्किनी। रावी का पुरुषणी। गंडक का सदानीरा। सतलज का सतुद्री। व्यास का विपासा। काबुल का कुंभा। घग्गर का दृष्टवती। गोमती का गोमल। सरस्वती का घग्गर। अब देखते हैं वैदिक समाज। ऋग्वेद में आर्यों के लिए द्विज शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ होता है 2 बार जन्म। आर्य समाज वर्ण के आधार पर विभक्त होकर कर्म के आधार पर विभक्त थे। वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्री के लिए अमाजु शब्द का प्रयोग हुआ है। विधवा विवाह की प्रथा नहीं थी, लेकिन पुत्र प्राप्ति के लिए नियोग प्रथा हो सकती थी। अंतर जाति विवाह में प्रतिलोम व अनुलोम विवाह थे और अनुलोम विवाह में पुरुष उच्च वर्ण व स्त्री निम्न वर्ण की होती थी। वैदिक काल में वहतु कन्या को विवाह के समय उपहार स्वरूप दिया जाता था। आर्यों का मुख्य पेय सोमरस वनस्पति से बनाया जाता था। आर्यों के परिधान के 3 भाग हैं, वास, अधिवास और उस्तरणीस। अब देखते हैं ऋग्वैदिक कालीन प्रशासन। आर्यों का प्रशासन 5 भागों में बटा हुआ था: कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। आर्य लोग परिवार के मुखिया को कुलप और ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहते थे। आर्य लोग प्रशासनिक अधिकारियों को सामूहिक रूप से रत्निन कहते थे। वैदिक काल की सबसे प्राचीन संस्था विदथ, जिसका ऋग्वेद में 122 बार जिक्र है, और अन्य संस्थाएं सभा व समिति थी। सभा समाज में श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। समिति के मुखिया को ईशान कहा जाता था। बलि राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिकर होता था और राजा का प्रमुख पदाधिकारी पुरोहित होता था। अब देखते हैं उत्तर वैदिक काल। शतपथ ब्राह्मण में सदानीरा या गंडक नदी और नर्मदा को रवित्रा का उल्लेख मिलता है, यानी ये कहा गया नर्मदा को। उत्तर वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत होता था, यानी राजा का बेटा ही राजा बनेगा। राजा के राज्याभिषेक पर राजसूय यज्ञ होता था और वाजपेयी यज्ञ राजा के शक्ति प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ होती थी। राजा के पदाधिकारियों को रत्नी कहते थे। शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नियों का उल्लेख प्राप्त होता है। सर्वप्रथम जाबाल उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, जिनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य 3 ऋणों से मुक्ति पा सकता है: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। गोत्र नामक संस्था उत्तर वैदिक काल में अस्तित्व में आई थी। पूषण शूद्रों के देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए, जबकि ऋग्वैदिक काल में यह पशुओं के देवता थे। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति एक महत्वपूर्ण देवता बन गए थे। अब बढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल में पूषण को शूद्रों का देव कहा गया और त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का उल्लेख भी मिलता है। कर संग्रह करने वाले अधिकारी को भाग दूध कहा गया और अक्षवाप जुए की जांच करने वाला अधिकारी होता था। उत्तर वैदिक काल में गेहूं को गोधूम और धान को व्रीहि और जौ को यव कहा गया है। हिरण्य का मतलब सोना, श्मश्रु का मतलब दाढ़ी, कुआं का अर्थ कवट और नाई के लिए वप्ता शब्द का प्रयोग होता था। स्मृति ग्रंथों में 16 संस्कारों का वर्णन मिलता है और मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है, जिसमें ब्रह्म विवाह सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गंधर्व विवाह को प्रेम विवाह भी कहा जाता था, या गंधर्व विवाह एक प्रकार का प्रेम विवाह होता था। अब देखते हैं महाजनपद काल के बारे में जानकारी। ये भी हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। ये सिलेबस में दिया तो नहीं है, लेकिन ये इसी से हमारा मगध यानी मौर्य वंश की भी स्थापना का मार्ग खुलेगा, तो इसको देखना भी बहुत आवश्यक है। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जो सर्वाधिक प्रमाणिक भी है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये सारे फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जान के चलें। एक बार इस सीरीज लगातार फॉलो करते रहे हमारी, आप देखें आप में परिवर्तन जरूर होगा। आप हर परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। जीएस के लिए यही हमारा प्लानिंग भी है। अंग महाजनपद वर्तमान बिहार के भागलपुर व मुंगेर क्षेत्र में स्थित है। अगला पॉइंट देखते हैं। मगध महाजनपद बिहार के पटना व गया के आसपास का क्षेत्र था, जिसकी राजधानी राजगृह या गिरिवज्र थी।
अगला देखते हैं, काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी, जबकि कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। वज्जी महाजनपद 8 गणराज्यों का एक संघ था जिसकी राजधानी वैशाली थी। मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर थी, जहां गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, यानी लोकतंत्र टाइप। एक सवाल है आपके लिए, वर्तमान में जो आपको दिख रहा है कुशीनगर, ये कौन से राज्य में स्थित है, ये आपने बताना है। अगला देखते हैं, कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जो आधुनिक दिल्ली व मेरठ में स्थित है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी, जो आधुनिक जयपुर में स्थित था। सुरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी, और अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैनी या उज्जैन थी। उज्जैन से रिलेटेड भी आपके लिए एक सवाल आने वाला है। तो सवाल है, उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है, आपने बताना है, महत्वपूर्ण सवाल है, कुंभ मेलों से रिलेटेड है। दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद का नाम अश्मक प्राप्त होता है, जिसकी राजधानी पोतन थी। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। जबकि कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर थी, जो अफगानिस्तान में स्थित है। ये कंबोज को ही काबुल कहते हैं वर्तमान में। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी, जो इलाहाबाद के आसपास स्थित था। चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती थी, जो बुंदेलखंड में स्थित है। तो इन्हीं से मगध एक राजवंश आता है, मगध से रिलेटेड बनता है हमारा मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के पहले शासक है हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। मौर्य वंश के पहले शासक यही हैं, और इनको विलियम जोन्स ने सेंट्रोकोटस या एंट्रोकोटस कहा है। मतलब वो कहते हैं कि सेंट्रोकोटस और एंट्रोकोटस ही कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य है। बौद्ध व जैन ग्रंथ चंद्रगुप्त को क्षत्रिय और मुद्रा राक्षस व ब्राह्मण ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य थे, जिनका अन्य नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी था। चाणक्य जी ने एक अर्थशास्त्र की रचना की थी, जो 15 खंडों में विभाजित थी, और चाणक्य जी को ही भारत का मैकियावेली भी कहते हैं। किताब का नाम इनका अर्थशास्त्र है, और जो पॉलिटी से रिलेटेड थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हराया, जिसके फलस्वरूप उन्हें काबुल, मकरान, कंधार व हेरात प्राप्त हुए। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री कार्नेलिया व हेलिना का विवाह चंद्रगुप्त से कराया। प्लूटार्क नामक एक इतिहासकार है, उनके अनुसार चंद्रगुप्त ने 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार स्वरूप दिए थे, अपने ससुर जी को उपहार दिया था। एपियानस ने सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच हुए युद्ध का वर्णन किया था। सेल्यूकस का राजपुत्र राजदूत मेगस्थनीज ने मौर्य दरबार में रहकर इंडिका नामक पुस्तक लिखी, जिसमें पाटलिपुत्र को पॉलीपुरोथा कहा गया है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त के गवर्नर पुष्यभूति ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया, जिसका पुनरुद्धार अशोक के गवर्नर तुस्साप ने किया। चंद्रगुप्त मौर्य जी ने अंत समय में जैन गुरु भद्रभाव से जैन धर्म की शिक्षा कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में प्राप्त की, और यहीं उनकी मृत्यु संलेखना विधि से हुई थी। चाणक्य की पुस्तक, ये देखिए, जो पॉइंट मैंने आपको बताया था वही पॉइंट आ गया। चाणक्य जी की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, ये हमारी राजनीति से रिलेटेड है। अब मौर्य वंश के अगले शासक आते हैं बिंदुसार। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार ही गद्दी पर बैठे। इन्हें अमित्रोकोटस या अमित्रघात भी कहा गया है। पुराणों में इनका नाम भद्रसार प्राप्त होता है, जैन ग्रंथ में सिंहसेन, जबकि बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा माना जाता है। बिंदुसार के दरबार में सीरिया का एक नरेश एंटियोकोटस प्रथम था। इसने अपना राजदूत डायमिकस भेजा था, जिससे बिंदुसार ने 3 चीजें, मीठी, मदिरा, अंजीर और यूनानी दार्शनिक की मांग की थी। मिस्र के शासक टॉलमी फिलेडेल्फस सेकंड ने बिंदुसार के दरबार में डायनीसियस नामक राजदूत भेजा था। बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, जिनका दमन उनके पुत्र अशोक और सुसीम ने किया था। सुसीम इनका बड़ा पुत्र था। दिव्यावधान के अनुसार बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के आचार्य पिंगल वत्स से काफी प्रभावित थे। अब बढ़ते हैं इसी वंश के अगले शासक अशोक की तरफ। अशोक ने 273 ईसा पूर्व में ही सिंहासन प्राप्त कर लिया था, लेकिन राज्याभिषेक 4 वर्ष बाद 269 ईसा पूर्व में हुआ। इनकी माता का नाम सुब्रतधांगी या धम्मा था। इलाहाबाद के कौशाम्बी अभिलेख में अशोक की एक रानी कारुवाकी का नाम मिलता है। इनका पुत्र तीवर था। अशोक की पहली पत्नी का नाम महादेवी मिलता है। इनकी 2 संतानें महेंद्रा और संघमित्रा थी, और इन्हें ही अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था, महेंद्र और संघमित्रा को। गद्दी पर बैठते समय अशोक अवंती का राज्यपाल था, और अपने राज्याभिषेक से 8 वर्ष पश्चात 261 ईस्वी पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया, और कलिंग की राजधानी तोसली थी। कलिंग युद्ध के समय अशोक ने धम्म विजय की नीति अपनाई। सर्वप्रथम कर्नाटक के मास्की अभिलेख में अशोक का नाम पढ़ा गया। गुर्जरा, नेतुर व उडगोलन अभिलेखों में भी अशोक नाम मिलता है। अशोक ने बाराबर की पहाड़ियों में आजीवक संप्रदाय के साधकों के लिए 4 गुफाएं बनवाई, जिनका नाम सुदामा, कर्ण और विश्व झोपड़ी व चौपार गुफा रखा गया। कलहण की राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर का स्वतंत्र शासक अशोक का पुत्र जालौक था। अशोक ने श्रीनगर भी बसाया। श्रीनगर ये हमारा जम्मू कश्मीर वाला। अशोक को देवनाम प्रियदर्शी नाम से भी जाना जाता है, और अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त ने दी थी। अशोक की राजभाषा पाली व लिपि ब्राह्मी थी। एक और सवाल आपके लिए, आपने बताना है, जो परमार वंश था हमारा गढ़वाल का, तो परमार वंश यानी गढ़वाल का अशोक किसे कहा जाता है, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। अशोक के अभिलेख व शिलालेख व स्तंभलेख देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन अशोक ने किया, जिसके
14 शिलालेख व 7 स्तंभलेख प्राप्त होते हैं। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 में पी पैंथलर ने की थी। अशोक के अभिलेखों की ब्राह्मी लिपि को 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अफगानिस्तान से मिले अभिलेखों में ग्रीक व अरमाइक लिपि और पाकिस्तान से मिले अभिलेखों में खरोष्टी लिपि, भारत के अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि प्राप्त होती है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग विजय यानी उड़ीसा का उल्लेख के साथ साथ 2 विदेशी राजाओं का उल्लेख मिलता है। अशोक के दूसरे अभिलेख में दक्षिण भारत के राज्यों का नाम चोल, पांड्य, केरलपुत्र, साथीपुत्र या ताम्रपर्णी मिलता है। अशोक के चौथे शिलालेख में धम्मघोष की घोषणा और 11वें शिलालेख में धम्म नीति की व्याख्या की गई है। अशोक के 5वें शिलालेख में अपने शासन के 14वें वर्ष से धर्म महामात्यों की नियुक्ति की। कंधार अफगानिस्तान से अशोक का सारे कुना नाम का एक अभिलेख प्राप्त होता है। इलाहाबाद कौसाम्बी स्तंभ अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, जिसे अकबर ने इलाहाबाद में लाया था। अगला देखते हैं, अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख नेपाल का और रुम्मिनेदेही स्तंभलेख है, जिसमें बलि नामक कर समाप्ति की घोषणा व भू राजस्व की दर 1/8 करने की घोषणा है। दिल्ली मेरठ और दिल्ली टोपरा स्तंभलेख को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लाया था। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभलेख बिहार के चंपारण में स्थित है, जिसे मयूर का चित्र भी अंकित है। रामपुरवा स्तंभलेख में 2 स्तंभ मिले, जिसमें एक के शीर्ष पर सिंह आकृति जबकि दूसरे पर वृषभ की आकृति प्राप्त होती है। वृषभ माने बैल। अशोक के उत्तराधिकारी देखते हैं। अशोक के बाद मगध का शासक उसका पुत्र कुणाल बना। कुणाल के पुत्र दशरथ ने बाराबर पहाड़ी पर नागार्जुनी गुफा की आजीविक साधकों को दान दी थी। दशरथ ने अपने दादा अशोक की तरह देवनामपे की उपाधि धारण की। अशोक के उत्तराधिकारी में सबसे योग्य संप्रति था, जिसने जैन धर्म अपनाया और श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि से अपने प्राणों को त्याग किया। मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक बृहदत्त था, जिसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या ली थी इनसे सत्ता। अब इनकी प्रशासनिक व्यवस्था देखते हैं मौर्य वंश की। तो मौर्य वंश का जो प्रशासन है वो कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत पर आधारित था और अर्थशास्त्र में प्रशासनिक अधिकारियों को तीर्थ या अमात्य कहा गया, जिनकी संख्या कितनी बताई गई है 18। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे चक्र कहा जाता था और इसके शासक को यानी जो चक्र होते थे उसके शासक को कुमार कहते थे। सम्राट के राजकाज में सहायता प्रदान करने के लिए 12, 16 या 20 सदस्यों की क्या होती थी, एक मंत्री परिषद होती थी। प्रत्येक प्रांत या चक्र जो मंडलों या देशों में बटे थे, जिसका अधिकारी महामात्य होता था। प्रत्येक मंडल या देश जो विषय या जिलों में विभक्त था, इसका अधिकारी राजुक होता था। प्रत्येक जिले के नीचे क्रमशः स्थानिक, द्रोणमुख, खारवाटिक व संग्रहण होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी, जिसका मुखिया ग्रामी कहलाता था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है, जिसमें संस्था, स्थायी गुप्तचर, संचार, भ्रमणकारी गुप्तचर होते थे। सन्निधाता वित्त मंत्री या कोषाध्यक्ष होते थे, जबकि समाहर्ता राजस्व व्यवस्था के प्रधान होते थे। मेगास्थनीज ने मार्ग निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमी कहा, जबकि लक्षणाध्यक्ष या सौवर्णिक टकसाल का अधिकारी होता था, जहां सिक्के ढाले जाते हैं, टकसाल कहते हैं। जिले में राजस्व वसूली का कार्य युक्तक नामक अधिकारी करता और कर्मांतक उद्योगों का नियंत्रण अधिकारी होता था। कंटक शोधन एक प्रकार का फौजदारी न्यायालय था, जबकि धर्मस्थीय दीवानी न्यायालय होता था। कंटक शोधक का न्यायाधीश प्रदेष्टा होता था। अशोक से रिलेटेड प्रशासन से ही सवाल बनते हैं बहुत सारे। जिले में राजस्व वसूली का कार्य युक्तक नामक अधिकारी करता था और कर्मांतक उद्योगों का नियंत्रण अधिकारी होता था। कंटक शोधन एक प्रकार का फौजदारी न्यायालय था, जबकि धर्मस्थित दीवान न्यायालय होता था। कंटक शोधक का न्यायाधीश प्रदेष्टा होता था। ये पॉइंट हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इनकी कर प्रणाली देखते हैं। सीता कर क्या था? राजकीय भूमि से वसूल लगान। बिष्टि एक बेगार कर था। हिरण्य नगद रूप से लिया जाता था। बलि धार्मिक भेंट कर होती थी। भाग निजी भूमि से लिया जाने वाला कर। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा। उसके अनुसार भारत में कभी भी अकाल नहीं पड़ते थे। मौर्य काल में माप की सबसे बड़ी इकाई योजन व सबसे छोटी इकाई परमाणु थी। तौल का सबसे बड़ा बांट कुंभ था। रूप जीवा स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली महिला को कहा जाता था। मौर्य काल में चांदी का सिक्का पर्ण या कारसापर्ण था, जबकि कांकड़ी व माशक तांबे के सिक्के थे। सिक्कों की जांच के लिए रूपदर्शक नामक अधिकारी होता था। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में सम्राट अशोक ने बनवाया था और सारनाथ का स्तूप, जिसे धम्मे का स्तूप भी कहा जाता है, यह सम्राट अशोक ने बनवाए थे। मौर्य काल में सोपारा व ताम्रलिपि नामक 2 बंदरगाह होते थे। अब देखते हैं मौर्योत्तर काल, यानी मौर्यों के बाद के जो देशी राज होते थे। शुंग वंश सबसे पहले। मौर्य वंश के बाद पुष्यमित्र शुंग ने 150 ईसा पूर्व में इस वंश की स्थापना की। यह एक ब्राह्मण वंश था। इनकी राजधानी विदिशा थी। अयोध्या अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेघ यज्ञ कराए थे अपने पुरोहित पतंजलि के द्वारा।
बरहूत के स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने कराया था, जिसकी खोज कनिंघम ने की। पुष्यमित्र के समय प्रथम यूनानी आक्रमण डेमेट्रियस के नेतृत्व में हुआ। पुष्यमित्र ने यूनानी सेनापति मिनांडर को 2 बार पराजित किया। पुष्यमित्र के समय रामायण, महाभारत और मनुस्मृति की रचना हुई। वह बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र को बौद्ध धर्म विरोधी बताया गया है। पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी अग्निमित्र का विवरण कालिदास के मालविकाग्निमित्रम नाटक में मिलता है। शुंग वंश का नवां शासक भागभद्र के विदिशा दरबार में हिंद यवन शासक ने हेलियोडोरस नामक राजदूत भेजा, जिसने भागवत धर्म ग्रहण किया और बेसनगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना भी की। इस वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या उसके मंत्री वसुदेव ने की और कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मन, इसकी हत्या सिमुक ने की। अब देखते हैं आंध्र सातवाहन वंश। तो आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में की। इन्होंने अपनी राजधानी औरंगाबाद में प्रतिष्ठा नामक स्थान में बसाई। इनके बाद इनका भाई है कृष्ण, वो अगले राजा बने। इनकी जानकारी नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है। सतकर्णी प्रथम कृष्ण का पुत्र, जिसकी जानकारी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक से मिलती है। सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिससे पता चलता है सातकर्णी ने ब्राह्मणों को भूमि दान किया और इसकी राजधानी अमरावती बताई गई है। सातवाहन शासक हाल ने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नामक पुस्तक लिखी है। सातवाहन शासक हाल के दरबार में गुणाद्य नामक विद्वान रहता था, जिसने वृहत कथा नामक पुस्तक लिखी। सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी था, जिसने शक राजा नहपान को पराजित किया। बालश्री गौतमी के नासिक अभिलेख से गौतमी पुत्र सतकर्णी को एक अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में उल्लेख मिलता है। इसके विजयी घोड़ों ने 3 समुद्रों का पानी पिया है और इसकी पताका अपराजयी है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि रुद्रदामन ने वशिष्ठी पुत्र पुलुवामी को 2 बार पराजित किया। वशिष्ठी पुत्र पुलुवामी ने दक्षिण पथेश्वर की उपाधि धारण की थी। सातवाहन दक्षिण भारत का प्रथम वंश जिसने ब्राह्मण धर्म अपनाया था। सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के भी चलाए थे। प्राचीन भारत में ये जो दक्षिण भारत के हम राजवंश पढ़ रहे हैं, या जैसे हम शक पढ़े हमने, या ये हमारे आंध्र सातवाहन देख रहे हैं, इनसे बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं हमारे। तो इन सवालों के लिए हमें तैयार रहना है। अब देखते हैं विदेशी आक्रमणकारी। तो भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों का जो क्रम है वो हिंद, यवन, शक, पल्लव और कुषाण। अब देखते हैं हिंद यवन शासकों के बारे में। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम हिंद यवन शासक डेमेट्रियस था। इसने पंजाब सिंध के बड़े भाग पर अधिकार किया तो तथा शाकल को अपनी राजधानी बनाया। मिनांडर हिंद यवन का सबसे प्रतापी शासक था। इसने बौद्ध भिक्षु नागसेन से शिक्षा दीक्षा लेकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया। मिलिंद पन्नो बौद्ध ग्रंथ में मिनांडर के प्रश्नों और नागसेन के उत्तर पर आधारित एक वाद विवाद है। भारत में यूकेड्राइटस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा हेराक्लीज हुआ, जो दूसरा हिंद यवन वंश से संबंधित था। हिंद यवनों ने सर्वप्रथम सिक्कों में डाई विधि से राजा का नाम और तिथि अंकित की और सोने के सिक्के जारी किए। किसी नाटक में पर्दा लगाना यूनानियों की देन है, जबकि गांधार कला भारतीय यूनानी कला का एक अनोखा मिश्रण है। अब देखते हैं शकों के बारे में जानकारी। शक मूलतः मध्य एशिया की एक घुमक्कड़ जनजाति थी, जो चरागाह की खोज में भारत आए थे और इन्हें सीथियन भी कहा जाता है। शकों की 5 शाखाएं भी थी, जिसमें पहली शाखा अफगानिस्तान में, दूसरी पंजाब, तीसरी मथुरा, चौथी पश्चिमी भारत और 5वीं दक्कन में स्थापित हुई। अफगानिस्तान शकों की राजधानी काबुल और पंजाब में शकों की राजधानी तक्षशिला थी। भारत में प्रथम शक शासक मोग, जो तक्षशिला शाखा का था। मोग के बाद एजज प्रथम और एजज द्वितीय शासक बने। पश्चिमी शक शाखा में 2 वंश हुए, क्षरात्र और कारधमक। क्षरात्र वंश का सबसे प्रतापी शासक नहपान हुआ, जिसने महाक्षत्रप और क्षत्रप की उपाधि धारण की। अगला देखते हैं रुद्रदामन का गिरनार व जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख है। वह कारधमक वंश की राजधानी उज्जैनी थी। जूनागढ़ लेख से जानकारी मिलती है रुद्रदामन ने सौराष्ट्र स्थित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार अपने गवर्नर विशाख दत्त की देखरेख में करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब देखते हैं पल्लव या पार्थियन वंश। पार्थियन शासक ईरान से आए थे और भारत में शासन करने वाला प्रथम पल्लव शासक माउस था, लेकिन वास्तविक संस्थापक मित्रोडोटस को माना जाता है। पल्लव वंश का सबसे प्रतापी शासक गोंडो फर्निस था, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। गोंडो फर्निस के काल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया, जिसने भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत की थी। अब देखते हैं कुषाण वंश के बारे में। कुषाण चीन से यूची कबीले के थे, जिनका प्रथम शासक कुजुल कटेफिसस था। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय विम कटफिसस या कटफिसस द्वितीय को जाता है। विम कटफिसस के सिक्कों में शिव, नंदी व त्रिशूल के चित्र भी प्राप्त होते हैं। अब देखते हैं कनिष्क 78 ईस्वी से 102 ईस्वी तक।
कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था, जिसकी राजधानी पेशावर थी। दूसरी राजधानी उन्होंने मथुरा बनाई थी। कनिष्क के राज्यरोहण की तिथि 78 ईस्वी पर उसने शक संवत चलाया था। वह बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी था। शक संवत शकों को रहा इस वजह से। कनिष्क चीन पर आक्रमण करने वाला पहला भारतीय शासक था, जिसने रेशम मार्ग पर नियंत्रण भी किया था। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष थे, जिन्होंने बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद महाकाव्य, सारिपुत्र प्रकरण नामक नाटक की रचना की। कनिष्क के राज्यवैद्य चरक ने चरक संहिता की रचना की। इनके काल में वसुमित्र ने महाविवाह सूत्र की रचना की, जिसे बौद्धों का विश्वकोश कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन भी कनिष्क के दरबारी विद्वान थे। इन्होंने माध्यमिक सूत्र की रचना की, जिसमें सापेक्षता का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया गया है, जिसे बाद में आइंस्टीन ने भी दिया था। भारत का आइंस्टीन इसी वजह से इनको कहा जाता है। संघरक्षक कनिष्क का पुरोहित था। संघाराम वास्तुकला कनिष्क के चैत्य नाम से प्रसिद्ध है। कनिष्क के समय मूर्तिकला की दो शैली गांधार व मथुरा शैली काफी प्रसिद्ध रही। मथुरा कला शैली का विकास भी कनिष्क के समय में हुआ, जिसमें बलुआ पत्थर का प्रयोग होता था। महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण मथुरा शैली में ही हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह शैली हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित है। मथुरा शैली। कनिष्क के उत्तराधिकारी क्रमशः वशिष्ठ, हुविष्क और अंतिम शासक वासुदेव था। कुषाणों को सर्वाधिक तांबे के सिक्के चलाने और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाने का श्रेय भी जाता है। अब देखते हैं हमारा अगला टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, गुप्त काल 240 ईस्वी से 550 ईस्वी तक, या सन 240 से सन 550 तक। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। इनका शासन 240 से 280 ईस्वी के बीच रहा और इन्होंने आदिराज की उपाधि धारण की। श्रीगुप्त के बाद अगले शासक घटोत्कच बने। इतसिंह के अनुसार श्रीगुप्त ने मगध में एक मंदिर का निर्माण कराया। इतसिंह क्या है, एक चीनी यात्री था और जिसने 24 गांव दान दिए थे श्रीगुप्त ने, इतसिंह के अनुसार। गुप्त वंश का प्रथम वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, जिनका समय 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक है। चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। वो चंद्रगुप्त हमारे मौर्य वंश के थे, ये गुप्त वंश के चंद्रगुप्त हैं। महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की थी चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने पाटलिपुत्र राजधानी बनाई और सोने का सिक्का जारी करने वाला यह पहले गुप्त शासक भी हैं। अगले शासक हैं समुद्रगुप्त जी। समुद्रगुप्त के मंत्री अरिशेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति लेख में समुद्रगुप्त की जानकारी प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत में 12 राजाओं व उत्तर भारत के 9 राजाओं को परास्त किया। समुद्रगुप्त की विजयों को देखते हुए विंसेंट स्मिथ नाम के इतिहासकार ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त श्री हरि विष्णु के उपासक थे। इसने पराक्रमांक की उपाधि भी धारण की थी। समुद्रगुप्त को प्रयाग प्रशस्ति में कविराज की उपाधि दी गई है और अश्वमेध यज्ञ कराने वाला यह प्रथम गुप्त शासक थे। समुद्रगुप्त को एक सिक्के में वीणा बजाते हुए दिखाया गया, हम स्टार्टिंग में इसको पढ़ चुके हैं। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त शासक बने, जो निर्बल शासक थे। अगले शासक आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय जी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय प्राप्त कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय की अन्य उपाधि विक्रमांक, शकारी, परम भागवत व देवगुप्त थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने दूसरी राजधानी उज्जैनी को बनाया, जबकि पहली राजधानी इनकी पाटलिपुत्र थी। मेहरौली स्तंभ लेख से पता चलता है चंद्रगुप्त द्वितीय ने बंगाल पर विजय प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में पहला चीनी यात्री फायन 399 ईस्वी से 415 ईस्वी में भारत में 16 वर्ष के लिए रहे थे। 399 से 415 तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो आप लोग के लिए एक सवाल है, मेहरौली जो जगह दिख रही है आपको, ये वर्तमान में किस राज्य में, आपने बताना है। सारे सवालों के जवाब दें। अब देखते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जी के दरबारी। इनके दरबार में नवरत्न थे, जिनमें कालिदास प्रमुख थे और इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में धन्वंतरी नामक चिकित्सक भी थे और अमरकोश के लेखक अमर सिंह भी इन्हीं के दरबार में थे। ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता वरामिहिर भी इन्हीं के दरबार में थे। इन्होंने वृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका की रचना की। इनके अन्य जो दरबारी थे वे हैं शंकु, बेताल भट्ट, हरिसेन, वरुचि, क्षपंका। अगले शासक देखते हैं कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का अन्य नाम महेंद्रादित्य और शक्रादित्य भी प्राप्त होता है। शक्रादित्य की इन्होंने उपाधि धारण की थी। मंदसौर अभिलेख में कुमारगुप्त के लिए यह लिखा गया है, चारों ओर समुद्र से घिरे पृथ्वी के भाग पर इसका शासन था। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के ही प्राप्त होते हैं। कुमारगुप्त की मुद्राओं में गरुड़ व मयूर के चित्र अंकित थे। कुमारगुप्त ने नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना की, जो बाद में नालंदा विश्वविद्यालय भी बना था। एक सवाल और आपके लिए, नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान में कहाँ स्थित है, आपने बताना है। अगले शासक देखते हैं स्कंदगुप्त जी। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख के अनुसार गुप्त साम्राज्य में हूणों का आक्रमण स्कंद काल में ही हुआ था, स्कंदगुप्त के काल में ही हुआ था। स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र स्थित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार चक्रपाली के नेतृत्व में करवाया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट। समुद्रगुप्त ने चीन से राजनयिक संबंध बनाने के लिए एक राजदूत चीन भेजा था और सर्वाधिक हूण आक्रमण इन्हीं के समय पे हुए थे। ये हूण जो जाति होती थी वो चीन की ही थी। अब देखते हैं इनके उत्तराधिकारी।
स्कंदगुप्त के बाद पुरुगुप्त शासक जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था वो शासक बना। स्कंदगुप्त उत्तराधिकारी में सबसे प्रतापी बुद्धगुप्त था, जिसकी स्वर्ण मुद्राओं में इसकी उपाधि श्री विक्रम है। भानुगुप्त का ऐरण अभिलेख 512 ईस्वी का है, जिसमें सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, जिसमें गोपराज नामक सैनिक युद्ध में मारा जाता है, जिसके साथ उसकी पत्नी सती हो जाती है। इसी अभिलेख ऐरण अभिलेख से हमें पता चलता है। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश के पतन का कारण हूण आक्रमण, आपसी झगड़े और अयोग्य अधिकारियों को माना जाता है। अब देखते हैं इनकी प्रशासनिक व्यवस्था। गुप्त साम्राज्य प्रांतों में विभक्त था, जिसे भुक्ति कहा जाता था, जिसके प्रमुख को उपरिक, महाराज और भोगी कहते थे। प्रांत के अंतर्गत कई जिले या विषय होते थे और विषय के नीचे अनेक विधि होती थी। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी इकाई देश होती थी, जिसके प्रमुख गोप्ता होते थे। सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी और ग्राम के प्रमुख को महत्तर या ग्रामी कहते थे। ग्रामों के समूह को पेठ कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य का देखें तो कैसे बटा हुआ था? देश देश भुक्ति में बटे थे, गुप्ती विषय में, विषय विधि में, विधि पेठ में, पेठ गांव में। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अरिसेण द्वारा चंपू शैली में रचित थी। इससे पता चलता है अरिसेण एक साथ कुमारमात्य, संधि विरहक व महादंड नायक का कार्य करता था। महासेनापति या महाबलाढ्य की सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। वह दंडपाशिक पुलिस विभाग का अधिकारी होता था। महासंधि विग्रहक युद्ध के बाद संधि व विदेश विभाग का अधिकारी होता था। और ध्रुवाधिकरण अधिकारी कर वसूलने वाला वित्त अधिकारी होता था। साधारण पुलिस कर्मचारियों को चाट या भाट कहते थे। गुप्त काल में राजस्व का मुख्य स्रोत भू राजस्व था और भूमि कर को भाग जो 1/6 की दर से और नगद कर को हिरण्य कहा जाता था। नगद जो कर लिया जाता था उसे हिरण्य कहते थे। उद्रंग कर स्थायी कृषकों द्वारा लिया जाता था और ऊपरी कर अस्थायी कृषकों द्वारा लिया जाता था। भूमि सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दीनार और चांदी के सिक्कों को रुपयक कहा जाता था। समुद्रगुप्त ने गरुड़ मुद्रा जारी की, जो सोने की बनी हुई थी। चंद्रगुप्त प्रथम की मुद्रा में उसका और उसकी रानी कुमार देवी का चित्र मिलता है। गुप्त काल में व्यापार का केंद्र उज्जैन था और मंदसौर अभिलेख से ज्ञात होता है रेशम बुनकरों ने सूर्य मंदिर का निर्माण किया था। अब देखते हैं गुप्त वंश में स्थापत्य। भारत में सर्वप्रथम मंदिर निर्माण गुप्त काल से स्टार्ट हुआ। वह भीतर गांव विष्णु मंदिर व पिपरिया विष्णु मंदिर गुप्तकालीन है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्तकालीन मंदिरों की शिखर शैली में निर्मित है। रायपुर में स्थित सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर व भूमरा व खो का शिव मंदिर गुप्तकालीन है। अजंता में कुल 29 गुफाएं, जिनमें से 16, 17 और 19वां गुफा गुप्तकाल से संबंधित है। गुफा 16 में मरणासन्न राजकुमारी का चित्र है, जबकि गुफा 17 को चित्रशाला कहा गया है। अजंता की गुफा चित्रों में फ्रेस्को तकनीक, गीला लेप और टेम्परा तकनीक, सूखा लेप का प्रयोग हुआ है। मध्य प्रदेश में स्थित बाघ की गुफा भी गुप्तकालीन है, जिसमें झुकती हुई स्त्री का चित्र है। इसकी खोज डेंजरफील्ड ने की थी। बिहार के सुल्तानगंज से मिली बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, ये भी गुप्तकालीन है। गुप्तकाल में साहित्य और विज्ञान देखते हैं। कालिदास संस्कृत के विद्वान, जिनकी 7 रचनाएं मिलती हैं। इन्होंने रघुवंशम, कुमार संभव नामक महाकाव्य लिखे। ऋतु संहार व मेघदूत खंड काव्य की रचना भी इन्होंने ही की। कालिदास ने विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविकाग्निमित्रम नाटकों की रचना की। मुद्रा राक्षस व देवी चंद्रगुप्तम नाटक की रचना गुप्तकाल में विशाखदत्त जी ने ही की। मृच्छकट्टिकम नाटक की रचना शूद्रक ने और नीतिसार की रचना कामकंद ने की। पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की और भास द्वारा रचित नाटक स्वप्नवासवदता, चारुदत्ता एवं उरुभंग है। काव्य दर्शन नामक व्याकरण की रचना दंडी ने की। कामसूत्र की रचना वात्स्यायन जी ने की। गुप्त काल में प्रसिद्ध वैज्ञानिक व गणितज्ञ आर्यभट्ट थे। इन्होंने सर्वप्रथम पाई या पाई का मान 3.14 बताया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट, आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांत में दशमलव प्रणाली, बीज गणित यानी एल्जेब्रा, त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री और त्रिभुज यानी ट्रायंगल के बारे में बताया था। इन्होंने आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम सौर वर्ष की लंबाई, सौर वर्ष माने सूर्य द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, इसकी लंबाई 365 दिन और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है का तथ्य दिया। ब्रह्मगुप्त ने अपनी पुस्तक ब्रह्म सिद्धांत की रचना की और सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण के बारे में सर्वप्रथम बताया था। इन्होंने गुप्त काल के पशु चिकित्सक कापोलाव्य ने अथर्ववेद की रचना की, जिसमें हाथियों की चिकित्सा के बारे में बताया गया है। आयुर्वेद के प्रथम आचार्य का प्रवर्तक धन्वंतरी थे। गुप्त काल में विश्व का सबसे पहला शल्य चिकित्सक, विश्व के पहले शल्य चिकित्सक यानी सर्जरी करने वाले चिकित्सक सुश्रुत थे, जबकि चरक कुषाणकालीन औषधि चिकित्सक थे। वाग्भट्ट द्वारा रचित अष्टांग हृदय एक आयुर्वेदिक ग्रंथ है और नवनीतकम आयुर्वेदिक ग्रंथ की रचना गुप्तकाल में हुई है। बौद्ध साहित्य दीपवंश महावंश की रचना गुप्तकाल में हुई है। अब देखते हैं
गुप्तोत्तर काल यानी गुप्तों के बाद कौन कौन से वंश रहे? वल्लभी में मैत्रक वंश का शासन था, जिसका संस्थापक राजा भट्टारक और उसका पुत्र धरसेन था। मालवा में, मालवा यानी मध्य प्रदेश में, यशोवर्मन का शासन था, जिसने हूण शासक मिहिरकुल को पराजित किया था। कन्नौज का मौखरी वंश देखते हैं। मौखरी वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक ईशान वर्मा था, जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। मौखरी वंश का सबसे प्रतापी शासक सर्ववर्मन था। हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह मौखरी वंश के ग्रहवर्मा से हुआ था। अब देखते हैं थानेश्वर का वर्धन या पुष्यभूति वंश। इस वंश का संस्थापक पुष्यभूति था, जिसने हरियाणा के थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाया। पुष्यभूति वंश का चौथा शासक प्रभाकर वर्मन था, जिसने परम भट्टारक और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। प्रभाकर वर्मन की पत्नी का नाम यशोमती था, जिसके 3 बच्चे राज्यश्री, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन थे। राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी शासक ग्रहवर्मा से हुआ था। राज्यवर्धन जब थानेश्वर का शासक बना, तब बंगाल के शासक शशांक और मालवा के शासक देवगुप्त ने कन्नौज पर आक्रमण करके ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राज्यश्री को कैद कर लिया। राज्यवर्धन ने दोनों शासकों पर हमला कर देवगुप्त को पराजित किया, लेकिन शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। बंगाल के गौड़वंशी शासक शशांक, जो शैव धर्म का अनुयायी था, उसने बौद्ध गया कि बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। बोधि वृक्ष कौन सा वृक्ष? जहाँ पर हमारे महात्मा बुद्ध ने क्या उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला देखते हैं हर्षवर्धन काल। हर्षवर्धन अपने सेनापति सिंह नाथ की प्रेरणा से गद्दी पर बैठा और सर्वप्रथम कन्नौज पर अधिकार किया। हर्षवर्धन को शिलादित्य व परम भट्टारक की उपाधि भी दी गई है। हर्षवर्धन ने वल्लभी का युद्ध जीता, जो गुजरात में स्थित था, और वहां का शासक ध्रुवसेन था, यानी उसे हराया था। ऐहोल अभिलेख से ज्ञात होता है कि हर्षवर्धन ने पुलकेशिन तिथि के साथ युद्ध किया, जिसमें वह पराजित हुआ था। एक सवाल है आप लोग के लिए, ये ऐहोल जो अभिलेख दिख रहा है आपको, ये वर्तमान में कौन से राज्य में स्थित है? आपने बताना है। सारे पूछे गए सवालों के आंसर बताएं। हर्षवर्धन ने चीन में 641 ईस्वी में राजदूत भेजे और चीन के शासक ने 642 ईस्वी और 643 ईस्वी में हर्षवर्धन के दरबार में 2 राजदूत भेजे। हर्षवर्धन ने कश्मीर के शासक से महात्मा बुद्ध के दंत अवशेष प्राप्त किए थे। हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष प्रयागराज में एक समारोह आयोजित करता था, जिसे मोक्ष परिषद कहते थे। प्रयागराज में हुए 6ठे धर्म सभा में वेन्सांग ने भाग लिया और हर्षवर्धन के समय ही कुंभ मेले की शुरुआत या आधुनिक कुंभ मेले की शुरुआत हुई थी। हर्षवर्धन ने रत्नावली, प्रियदर्शिका व नागांध नामक नाटक लिखे। किंवदंती है कि हर्षवर्धन ने धावक नामक व्यक्ति से उपहार देकर अपने नाम से नाटक लिखवाए। हर्षवर्धन के दरबार में कवि बाणभट्ट रहते थे, जिन्होंने हर्षचरित, चंडी शतक, पूर्व पीठिका व कादम्बरी पुस्तकों की रचना की। हर्षवर्धन के दरबार में मयूर शर्मा विद्वान ने मयूर शतक व सूर्य शतक नामक पुस्तकों की रचना की। बांसखेड़ा अभिलेख व मधुबन अभिलेख का संबंध भी किससे है? हर्षवर्धन से। अब देखते हैं वेन्सांग के बारे में जानकारी। हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री वेन्सांग 629 ईस्वी में भारत आया और 645 तक ये भारत में ही रहे। वेन्सांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने और बौद्ध ग्रंथों को संग्रह करने के उद्देश्य से आया था। वेन्सांग ने सियुकी नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उसका विभिन्न देशों का यात्रा वृत्तांत है, यानी यात्रा के दौरान उन्होंने क्या क्या महसूस किया, क्या क्या देखा, वो सारी चीजें, जिसमें हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा गया है। वेन्सांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय का प्राचार्य सीलभद्र था। वेन्सांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित या वर्तमान शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं हर्षवर्धन का प्रशासन। श्रीनाथ हर्षवर्धन का प्रधान सेनापति और कुंतल अश्वसेना का सेनापति था। हर्षवर्धन का प्रधान सचिव भंडी और युद्ध व शांति का मंत्री या प्रधानमंत्री अवंती था। हर्ष का साम्राज्य प्रांतों या भुक्ति में विभक्त था, जिसके शासक को, यानी जो भुक्ति था या प्रांत था, इसके शासक को लोकपाल या उपरी कहा जाता था। प्रांत के अंतर्गत जिले या विषय और विषय के अधीन पाठक या तहसील होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसके मुखिया को ग्रामक्ष पटलिक कहा जाता था। हर्षवर्धन की अश्वसेना का सेनापति स्कंदगुप्त और साधारण पुलिसकर्मी चाट या भात होते थे। हर्षवर्धन के समय सिंचाई के लिए रहट या टुला यंत्र का प्रयोग होता था और मथुरा जो है सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। हर्षवर्धन के समय पूर्वी भारत में ताम्रलिप्ति व पश्चिमी भारत में भड़ौच नामक क्या थे? बंदरगाह थे। अब देखते हैं भारत में राजपूतों का उदय। सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार राजवंश देखते हैं, जिसकी स्थापना 730 ईस्वी में नागभट्ट प्रथम ने की। इसके बाद वत्सराज उज्जैनी का शासक बना। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला प्रथम शासक वत्सराज था। गुर्जर प्रतिहार का सबसे प्रतापी शासक मिहिरभोज था, जिसकी राजधानी कन्नौज थी। मिहिरभोज के समय अरब यात्री सुलेमान भारत आए, जिसे सुलेमान ने इस्लाम का शत्रु कहा।
मिहिर भोज के बाद उसके पुत्र महेंद्रपाल का शासन हुआ, जिसके दरबार में राजशेखर रहते थे। राजशेखर ने प्राकृत भाषा में कर्पूर मंजरी व संस्कृत भाषा में काव्य मीमांसा नामक पुस्तक लिखी। महेंद्रपाल को निर्भय राज व निर्भय नरेंद्र की उपाधि राजशेखर ने ही दी। महेंद्रपाल के पुत्र महिपाल के समय बगदाद निवासी अल मसूदी भारत आया था। रघुवंश मुक्तापणी की उपाधि महिपाल को राजशेखर ने प्रदान की। 11वीं शताब्दी में तोमर वंश के अनंगपाल ने ही दिल्ली नगर बसाया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब देखते हैं चौहान वंश। इस वंश की स्थापना वासुदेव ने की, जिसकी राजधानी अहिच्छत्र थी। चौहान वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक सिंहराज था और अजय राज नामक शासक ने अजमेर नामक इंपॉर्टेंट फैक्ट नगर की स्थापना की। विग्रहराज बीसलदेव चतुर्थ चौहान वंश का प्रतापी शासक था, जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक लिखा था। संस्कृत के विद्वान सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में रहता था, जिसने ललित विग्रहराज नाटक लिखा। विग्रहराज ने अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की, जिसको तोड़कर ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पृथ्वीराज चौहान तृतीय चौहान वंश का अंतिम शासक था, जिसकी राजधानी दिल्ली थी। पृथ्वीराज तृतीय ने जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर उससे विवाह किया था। पृथ्वीराज तृतीय की मोहम्मद गोरी से तराइन की लड़ाई हुई थी। तराइन के 2 युद्ध हुए थे। आप लोग के लिए एक सवाल है, तराइन के जो 2 युद्ध हुए थे किस वर्ष हुए थे, आपने लिख के बताने हैं। मुस्लिम इतिहासकारों ने पृथ्वीराज को उनकी वीरता को देखते हुए उन्हें राय पिथौरा की उपाधि दी। पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में चंद बरदाई भी रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक लिखी। पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी विद्वान जयानक भट्ट ने पृथ्वीराज विजय की रचना की। अगला देखते हैं सोलंकी वंश या गुजरात का चालुक्य वंश। सोलंकी वंश की स्थापना मूलराज प्रथम ने की, जिनकी राजधानी अनहिलवाड़ा थी। भीम प्रथम पहला प्रतापी शासक था, जिसने महमूद गजनवी इसी के समय महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। अभी पढ़ने वाले हम। भीम प्रथम का सामंत तेज पाल व विमल पाल ने दिलवाड़ा जैल मंदिरों का निर्माण करवाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट। भीम का उत्तराधिकारी जय सिंह सिद्धराज था, जिसने सोमनाथ यात्रियों का तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। सिद्धराज ने जैन आचार्य हेमचंद्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। सिद्धराज ने खंभात में एक मस्जिद का निर्माण किया और सिद्ध संवत चलाया। गुजरात स्थित मोढेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं ने कराया। और मूलराज द्वितीय ने 1178 में आबू पर्वत के निकट मोहम्मद गोरी को परास्त किया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला देखते हैं चंदेल वंश। इसकी स्थापना नन्नुक ने की, जिसका शासन क्षेत्र बुंदेलखंड यूपी में था। जेजा शासक के नाम पर बुंदेलखंड का नाम जेजाक भक्ति पड़ा, जिसकी राजधानी कलिंजर व खजुराहो थी। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक यशोवर्मन था, जिसने खजुराहो में चतुर्भुज विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। चंदेल वंश का शासक धंग ने अपनी राजधानी खजुराहो बनाई। खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण राजा धंग ने करवाया। महमूद गजनवी के कलिंजर अभियान के दौरान चंदेल शासक विद्याधर ने उसका डटकर सामना किया। अब देखते हैं दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी। तो सबसे पहले आता है संगम युग। संगम तमिल भाषा में विद्वान कवियों का एक संघ होता था। दक्षिण भारत में 3 संगमों का गठन किया गया था, जिसे पांड्य शासकों का संरक्षण प्राप्त था। प्रथम संगम का आयोजन मदुरई में हुआ, जिसके अध्यक्ष अगस्त्य या अगत्यार थे, जिसमें सदस्यों की कुल संख्या 549 थी, जो 4400 वर्ष तक चली थी। द्वितीय संगम का आयोजन कपाटपुरम में हुआ, जिसके अध्यक्ष श्री अगस्त्य और तोकलापियर थे। इसकी सदस्य संख्या 49 थी। तोकलपियम दूसरे संगम की ही रचना है। तीसरे संगम का आयोजन मदुरई में हुआ। संगम क्या थे? कवियों का संघ था, जिसके अध्यक्ष नक्कीरर थे। इसके सदस्यों की संख्या भी 49 थी। पत्तुपातु और एत्तुतोगे ग्रंथों की रचना तृतीय संगम के दौरान ही हुई थी। संगम काल के 5 महाकाव्य शिलप्पाधिकारम, मणिमेखले, जीवक चिंतामणि आदि थे। संगमकालीन 3 राज्य भी देखते हैं। संगमकालीन चोल वंश की राजधानी उदयपुर थी, जिसका प्रतीक चिन्ह व्याघ्र यानी बाघ था। संगम काल के राज्यों में सर्वप्रथम चोलों का उदय हुआ, जिसमें सबसे प्रतापी शासक करिकल थे, जिसने कावेरी पत्तनम में अपनी राजधानी बनाई थी। पांड्य वंश की राजधानी मदुरई थी। इसका प्रतीक चिन्ह मछली था और इसके प्रथम शासक नेडियोन थे। पांड्य वंश का सबसे प्रतापी शासक नेंडुजेलियन था, जिसके दरबार में नक्कीरर रहता था। चेर वंश की राजधानी वांजी या तोंडी थी। इसका प्रतीक चिन्ह धनुष था। इस वंश का प्रथम शासक उदयन जेरल था। चेर वंश का सबसे प्रतापी शासक सेन गुट्टवन था, जिसे लाल चेर भी कहा जाता है। संगम युग में तरुमल देवता के रूप में विष्णु की पूजा और मुरुगन स्वामी के रूप में कार्तिकेय स्वामी को पूजा जाता है। पुहार व आरिकामेडु चोल साम्राज्य के प्रसिद्ध बंदरगाह थे। अब इसके अलावा कुछ अन्य राजवंश भी हैं ये दक्षिण भारत के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इनको छोड़ा भी जा सकता है। अब देखते हैं गुप्तोत्तर काल यानी गुप्त वंश के बाद जो दक्षिण भारत के राजवंश बने उनके बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको देखना बहुत आवश्यक है।
सबसे पहले पल्लव वंश आता है जिसकी स्थापना सिंह विष्णु ने की। इनकी राजधानी कांचीपुरम थी। इनके दरबार में कवि भारवी रहते थे। सिंह विष्णु ने अवनी सिंह की उपाधि धारण की और मामल्लपुरम में आदिवाहर गुफा का निर्माण कराया। पल्लव वंश के दूसरे शासक महेंद्र वर्मन थे जिसने मत विलास प्रहसन की रचना की। नरसिंह वर्मन प्रथम प्रतापी शासक था जिसने पुलकेशिन द्वितीय को हराकर बादामी कुंड की उपाधि धारण की। नरसिंह वर्मन प्रथम ने मंदिर निर्माण की मामल शैली का विकास किया जो मंदिर पर्वतों को काटकर बनाए जाते थे। ये जो मंदिर थे पर्वतों को काटकर बनाए जाते थे। नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम में एकाश मंदिर का निर्माण कराया। इसे रथ मंदिर भी कहते हैं, जबकि रथ मंदिर में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है। नरसिंह वर्मन भारत प्रथम के काल में विंसंग कांची की यात्रा पर आया था और नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम नगर भी बसाया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम के समय मामल्लपुरम का प्रसिद्ध गणेश मंदिर बनाया गया था। अगला देखते हैं चोल वंश। चोल वंश की स्थापना 850 ईस्वी में विजयपाल ने की और राजधानी तंजौर में बनाई। एक सवाल है आपके लिए, आपने बताना है तंजौर कौन से राज्य में स्थित है भारत के। विजयालय ने पल्लव वंश अवशेषों पर चोल वंश की नींव रखी और नरकेसरी की उपाधि धारण की। चोल वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक आदित्य प्रथम था और पल्लव राज्य पर अधिकार कर कोदंडरम की उपाधि धारण की। पारांतक प्रथम ने लौह में रक्त की नीति अपनाई थी। चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक राजराज प्रथम था जिसने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी। राजराज प्रथम ने लंका पर आक्रमण कर महेंद्र पंचम को पराजित कर उत्तरी लंका पर अधिकार कर लिया था। राजराज प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया। राजराज प्रथम ने अपनी राजधानी जयनाथ मंडलम बनाई थी। राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण लंका जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट, बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित कर नई राजधानी गंगेकोंड चोलपुरम बनाई थी। राजेंद्र प्रथम ने सिंचाई के लिए चोल झील का निर्माण कराया। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेशरी की उपाधि व वीर राजेंद्र ने राजकेशरी की उपाधि धारण की। चोल शासकों में अश्वमेघ यज्ञ कराने वाला प्रथम शासक राजाधिराज प्रथम था। अब इनके प्रशासन को भी देखते हैं। पेरुंदरम उच्च अधिकारियों का समूह होता था और उडकुटरम एक मंत्री परिषद थी। चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था जिसे मंडल कहा जाता था और प्रांत जो थे कोट्टम में बटे हुए थे। कोट्टम के अधीन नाडु या जिले होते थे और ग्राम समूह को कुर्रम कहा जाता था। चोल साम्राज्य की विशेषता स्थानीय स्वशासन था जिसमें गांव की सभा ऊर कहलाती थी। इराकुटन एक प्रकार का भूमिकर था जो 1/3 से 1/6 के बीच लिया जाता था। चोल वंश एकमात्र राजवंश जिसके पास एक विशाल नौसेना थी और काशु एक प्रकार का सोने का सिक्का था। तमिल रामायण की रचना कवि कंबन ने की जिसका नाम रामावतारम था। कन्नड़ के 3 रत्न पोन्न, रन्न, पंप थे, जबकि तमिल के 3 रत्न कंबन, पुगलेंदी और ओट्टकुट्टम थे। चोल और पल्लव काल में वैष्णव संतों को अलवार कहा जाता था। इंपॉर्टेंट, जिनकी संख्या 12 थी। इनके गीतों का संकलन तमिल प्रबंधन नामक ग्रंथ में है। अलवार में प्रमुख तिरुमंगई व कुलशेखर थे। ये जो वैष्णव संतों का एक ग्रुप होता था अलवार, इनमें जो प्रमुख संत थे वो थे तिरुमंगई और कुलशेखर। चोल व पल्लव काल में शैव संतों को नयनार कहते थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट, इनकी संख्या 63 थी। इनके गीतों का संकलन तिरुमेडे नामक ग्रंथ में है जिनमें अपार व संबंदर प्रमुख थे। अब देखते हैं अगला टॉपिक, अरबों के सिंध विजय। अरबों की सिंध विजय के बारे में अली अहमद की एक पुस्तक है चचनामा, इससे पता चलता है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम था जिसने सिंध पर 712 ईस्वी में सफल आक्रमण किया था और उस समय सिंध का शासक था दाहिर। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध क्षेत्रों सर्वप्रथम दिरहम नामक सिक्का भी चलाया था सिंध में और खजूर की खेती भी प्रारंभ करवाई थी। भारत में प्रथम बार जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगवाया था। ये गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, खासकर हिंदुओं से लिया जाता था। भारत में कुरान का सर्वप्रथम अनुवाद सिंधी भाषा में ही हुआ था। अब पढ़ते हैं महमूद गजनवी के बारे में। गजनी साम्राज्य की स्थापना अलप्तगीन नामक तुर्क सरदार ने की थी जो यामिनी वंश का था। भारत पर पहला तुर्क आक्रमण सुबुक्तगीन के नेतृत्व में हुआ जो गजनी का दूसरा शासक था। सुबुक्तगीन के 2 पुत्र कासिम महमूद व इस्माइल थे, जिसके बाद अब्दुल कासिम महमूद गजनवी के नाम से गजनी का शासक बना। महमूद गजनवी गद्दी पर बैठने से पूर्व खुरासन का शासक था जिसे बगदाद के खलीफा की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। बगदाद के खलीफा बिल्लाह ने महमूद गजनवी को अमीन उल मिल्लत या मुस्लिमों का संरक्षक, इस शब्द का अर्थ होता है मुस्लिमों का संरक्षक, और यामीन उद दौला की उपाधि दी। महमूद गजनवी प्रथम तुर्क था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की जो 997 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। एक सवाल है आप लोग के लिए, आपने बताना है ये गजनी वर्तमान में किस देश में पड़ता है। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया जिसका उद्देश्य धन लूटना था।
महमूद गजनवी ने पहला आक्रमण सीमावर्ती क्षेत्रों में 1000 ईस्वी में किया था, जबकि दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में हिंदू शाही राजा जयपाल के विरुद्ध वहिंद पर किया। 1020 में महमूद गजनवी ने कलिंजर अभियान किया, जहां चंदेल शासक विद्याधर राय शासक था। कलिंजर किले को जीतने में महमूद गजनवी को सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। महमूद गजनवी का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण 1025 ईस्वी में हुआ था सोमनाथ मंदिर पर, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर, जिसे लूटकर गजनवी को 20 लाख दीनार की संपत्ति प्राप्त हुई थी। महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में सिंध के जाटों से हुआ था। जब ये सोमनाथ लूटकर जा रहा था तो रास्ते में इन जाटों ने इसको लूट दिया था, तो उनसे बदला लेने के लिए आया था अंतिम बार। महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण खैबर दर्रे से होकर किया था, यानी इसी दर्रे से भारत आता था। महमूद गजनवी को भारतीय इतिहास में बुत शिकन या मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता है, यानी मूर्तियों को तोड़ने वाला। महमूद गजनवी के साथ अरबी लेखक अल बरूनी भारत आया था। वह प्रथम मुस्लिम था जिसने पुराणों का अध्ययन किया और संस्कृत भाषा को सीखा। ये पॉइंट हम शुरुआत में पढ़ चुके हैं भारतीय इतिहास के स्रोत जानने के लिए। अल बरूनी का मूल नाम अबू रिहान था, जिसने किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी। महमूद गजनवी के दरबार में उतबी नामक विद्वान ने तारीख ए यामिनी की रचना की और फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की। अब पढ़ते हैं मोहम्मद गोरी के बारे में। इसके बाद हमारे दो अंतिम टॉपिक बनते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इसके साथ हमारे टॉपिक ये वीडियो आज का समाप्त हो जाएगा। सेशन लगातार देखें, पूरा जरूर देखें, बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई जाती है। अफगानिस्तान में गजनी वंश के पतन के बाद गौरी वंश का उदय हुआ। मोहम्मद गोरी संसबनी वंश का था जो गजनी का शासक बना, जिसका उद्देश्य भारत में तुर्की वंश की स्थापना करना था। मोहम्मद गोरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 में किया था, जो कि मुल्तान पर किया था। यही इसकी पहली विजय भी थी। 1178 में इसने गुजरात पर आक्रमण किया, तो इसे मूल राजा भीम द्वितीय ने पराजित कर दिया था। 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का पहला युद्ध हुआ, जिसमें गोरी की पराजय हुई, जबकि तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में इन दोनों की ही बीच हुई, लेकिन इस बार मोहम्मद गोरी जीत गया और भारत पर मुस्लिम सत्ता स्थापित हो गई। 1194 में मोहम्मद गोरी ने चंदावर के युद्ध में कन्नौज के शासक जयचंद को हरा दिया। यही जयचंद थे जिन्होंने गोरी को बुलाया था पृथ्वीराज के खिलाफ। मोहम्मद गोरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने पूर्वी भारत पर आक्रमण कर नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। गोरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने बंगाल के लक्ष्मण सेन को 1205 ईस्वी में हराया था। मोहम्मद गोरी ने भारत में जीते गए क्षेत्रों को अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर गजनी चला गया था, और इसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति भी बनी होती थी, जबकि दूसरी ओर कलमा खुदा रहता था, यानी कोई इनके धर्म से रिलेटेड ही था। मोहम्मद गोरी की 1205 में अंतिम विजय खोखरों के विरुद्ध थी। 15 मार्च 1206 ईस्वी में गजनी जाते समय दैनम नामक स्थान पर मोहम्मद गोरी की हत्या हो गई थी, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही भारत में सल्तनत वंश या गुलाम वंश की स्थापना करी थी। वो मध्यकालीन में आ जाता है, यहीं पर से कहानी मध्यकालीन में चली जाती है। अब हमारे अंतिम दो टॉपिक बचते हैं, अब उनको समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप वीडियो पूरा देख रहे होंगे। तो बौद्ध धर्म के बारे में देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति, निर्वाण यानी निधन तीनों बैसाख पूर्णिमा के दिन ही हुए थे। इसी वजह से इसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। इनके पिताजी का नाम सुद्धोधन था, जो शाक्य गण के मुखिया थे, और माता का नाम महामाया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और इनका लालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। इनके सारथी का नाम चन्ना था, जबकि घोड़े का नाम कंथक था। गृहत्याग के समय ये जो घोड़े थे उनके बारे में जानकारी है। इनके मन में वैराग्य उत्पन्न करने के 4 दृश्य क्रमशः वृद्ध व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी, इन चारों को देखकर ही इन्हें संन्यास धारण करने की या गृहत्याग की ख्याल आए थे। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृहत्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। गौतम बुद्ध के पहले गुरु अलार कलाम ने थे, जिनसे इन्हें सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त हुई। इसके बाद इनके अगले गुरु बने उदक राम पुत, और अंत में उरेविला में इनको कौंडिल्य समेत 5 साधुओं से ये मिले थे। उर्वेला में गौतम बुद्ध ने किसान की बेटी सुजाता के हाथों से खीर खाई थी। महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में बोधगया में निरंजना या फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये वही वृक्ष है जिसको शशांक ने कटवा दिया था, मैंने बताया था कुछ देर पहले। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध वो तथागत नाम से जाने गए। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में बोलचाल की भाषा पाली में दिए, जिसे बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। गौतम बुद्ध ने वैशाली, मगध, अंग, काशी, मल्ल, वज्जी में धर्म प्रचार प्रसार किया। इनके बुद्ध का शिष्य उनका चचेरा भाई देवदत्त उनका विरोधी था। महात्मा बुद्ध का प्रीतम शिष्य आनंद था। इन्हीं के कहने पर बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रवेश किया था,
और बुद्ध की मौसी जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था, प्रजापति गौतमी जी, यही इनकी पहली बौद्ध भिक्षुणी भी बनी थी। महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश सुमत नामक व्यक्ति को दिए थे। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में चुंद नामक शिष्य के घर पर हुई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है, यानी इनके निधन को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध की अंत्येष्टि मल्लों ने सम्मानपूर्वक की और अवशेषों को 8 भागों में बांटकर स्तूपों का निर्माण कराया। बौद्ध धर्म अपनाने वाले प्रमुख शासक हैं अजातशत्रु, उदयन, कनिष्क, प्रसेनजित, हर्षवर्धन, पाल शासक और अशोक। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखने आपने। अब इनके प्रमुख सिद्धांत देखते हैं। सबसे पहले इनके 3 रत्न, बुद्ध, धम्म, संघ। दुखों के निवारण के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही, जिसमें 8 मार्ग बताए गए हैं। महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग के उपदेश दिए। बौद्ध दर्शन अनीश्वरवादी है, लेकिन पुनर्जन्म पर विश्वास रखता है। बौद्ध संघ में प्रवेश की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। गृहस्थ में रहकर बौद्ध धर्म मानने वालों को उपासक, जबकि बौद्ध सन्यासी को भिक्षुक कहा गया है। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा गया है। अब देखते हैं इनकी प्रमुख संगीतियां। संगीतियां माने एक प्रकार की मीटिंग। तो बौद्ध धर्म की पहली संगीति 483 ईसा पूर्व को राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। प्रथम संगीति हर्यक वंश के शासक अजात शत्रु के संरक्षण में हुई थी, जिसमें सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ, जिसमें बौद्ध दर्शन का वर्णन 7 भागों में किया गया है। चतुर्थ संगीति में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान व महायान में हुआ और बाद में बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा भी बनी। पांचवी संगीति कन्नौज में हर्षवर्धन के संरक्षक में हुई, जिसमें अध्यक्ष विनसांग थे, जिसमें महायान धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध हुई थी। पांचवी संगीति आप देख भी सकते हैं, ये वो फैक्ट कवर है। पहली संगीति 483 ईसा पूर्व, राजगृह में शासक अजातशत्रु, अध्यक्ष महाकश्यप। द्वितीय संगीति 383 ईस्वी, वैशाली में कालाशोक के टाइम पे, अध्यक्ष सब्बकामी। तृतीय संगीति 250 ईसा पूर्व में, इसकी टाइमलाइन कहीं कहीं पे कुछ और भी दी है। पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोक शासक थे और अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्स थे। चौथी संगीति 78 ईस्वी में मिलती है, कहीं कहीं पर पहली शताब्दी भी लिखी है। कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, शासक कनिष्क थे और अध्यक्ष वसुमित्र थे, याद रखना आपने। अब बौद्ध साहित्य के बारे में देखते हैं। त्रिपिटक की रचना पाली भाषा में हुई है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक हैं। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश संकलित हैं, जबकि विनय पिटक में भिक्षु व भिक्षुणी के आचरण संबंधी नियम दिए गए कि अगर कोई संन्यास ग्रहण किया हुआ भिक्षु और भिक्षुणी है तो उन्हें कैसा आचरण करना चाहिए। अभिधम्म पिटक का महत्वपूर्ण भाग कथा वस्तु है, जबकि जातक कथाएं महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। मिलिंद पन्हु ग्रंथ में यूनानी शासक मिनांडर के प्रश्न व बौद्ध आचार्य नागसेन के उत्तर संकलित है। बुद्ध चरितम की रचना संस्कृत भाषा में अशोघोष ने की, जिसे बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है। बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित। अब देखते हैं अंतिम टॉपिक आज का हमारा जैन धर्म। तो आप लोग के लिए ऐसे वीडियो लगातार आते रहेंगे। आपने क्या करना है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। आपके लिए टारगेट है 100 लाइक करने हैं आपने। 50 से ऊपर लाइक कर देंगे तो मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आ जाऊँगा, यानी ऐसा ही मास्टर वीडियो मैराथन क्लास, जिसमें एक वीडियो में हम पूरा सब्जेक्ट करेंगे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। इन्हें प्रथम तीर्थंकर भी कहा जाता है और इनका प्रतीक चिन्ह सांड था। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें ऋषभदेव ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है और अरिष्टनेमि का भी ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। इनके दूसरे तीर्थंकर थे अजितनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा, और चौथे तीर्थंकर अभिनंदन थे, जिनका चिन्ह कपि था। अगला देखते हैं जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर नेमिनाथ, चिन्ह इनका नीलकमल। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि, चिन्ह शंख। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह सर्प था, जिनको निर्वाण व ज्ञान प्राप्ति पारसनाथ पहाड़ी के सम्मेद शिखर पर प्राप्त हुई थी। पार्श्वनाथ जी के पिता अश्वसेन और माता वामा देवी थी, जिन्होंने निर्ग्रंथ संप्रदाय की स्थापना भी की थी। जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर हमारे महावीर स्वामी थे। इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैन धर्म से अलग होने वाले पहले व्यक्ति थे जामिल। जैन धर्म अपनाने वाले प्रमुख शासक उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल खान के कलिंग के राजा, अमोघवर्ष और गुजरात के सोलंकी राजा। अब महावीर स्वामी जी के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ। बचपन का नाम इनका वर्धमान और कुल इनका है जात्रिक। इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ और माताजी का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। इनका विवाह यशोदा से हुआ है और इनकी एक पुत्री है प्रियदर्शना, जिसे अनुज्जा भी कहा गया है। महावीर स्वामी जी को
ऋजुपालिका, जैसे हमारे गौतम बुद्ध जी को फल्गु नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो महावीर स्वामी जी को ऋजुपालिका नदी के तट पर 12 वर्षों की तपस्या के बाद जिम्भिक ग्राम में शाल वृक्ष के नीचे, गौतम बुद्ध जी को पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी, इन्हें शाल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जिन, निर्ग्रंथ या बंधन रहित केवलिन या अरहत कहलाए, जैसे हमारे बुद्ध तथागत कहलाए थे। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया। महावीर स्वामी जी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व यानी 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में मल्ल राजा सस्तिपाल के महल में हुई। इनके पहले अनुयायी इनके दामाद जामिल बने थे। पहली जैन भिक्षुणी चंपा नरेश दधिवाहन की बेटी चंदना बनी थी। महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गणधड़ों में बांटा था। महावीर स्वामी के बाद सुधर्मन जैन संघ के प्रमुख बने थे। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब देखते हैं जैन धर्म के सिद्धांत। जैन धर्म के 5 सिद्धांत हैं, जिसमें पहले 4 हैं सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने वह 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य हमारे महावीर स्वामी ने जोड़ा था। तो 4 सिद्धांत पार्श्वनाथ जी के हैं, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। जैन धर्म में स्याद्वाद का दर्शन है, जिसे अनेकांतावाद भी कहा जाता है। अणुव्रत का संबंध भी हमारे जैन धर्म से ही है। जैन धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है और कर्म को प्रधानता दी गई है। अहिंसा पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। जैन धर्म के भी 3 रत्न हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म और सम्यक दर्शन। जैन धर्म में 8 कर्मों व 18 पापों का विवरण है। संलेखना या संथारा प्रथा जैन धर्म में प्राण त्यागने की प्रथा है। अब प्राण कैसे त्यागे जाते हैं, इसमें भोजन पानी का त्याग करके प्राणों को त्यागा जाता है। अब देखते हैं जैन धर्म एवं संघ। जैन धर्म में भिक्षु व भिक्षुणी सन्यासी जीवन व्यतीत करते हैं, जबकि श्रावक और श्राविका गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। इनके भी 2 भाग हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले स्थूल भद्र के समर्थक, जबकि दिगंबर नग्न रहने वाले भद्र भाव के समर्थक थे। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार भद्र भाव जी ने ही किया था। जैन धर्म की प्रमुख संगीतियां देखते हैं। पहली 322 से 298 ईसा पूर्व के बीच हुई पाटलिपुत्र में, अध्यक्ष से स्थूलभद्र। दूसरे 512 ईस्वी सन 512 में वल्लभी गुजरात में हुई, अध्यक्ष थे देवर्षि क्षमा श्रवण। जैन साहित्य व स्थापत्य देखते हैं। जैन धर्म ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई और जैन साहित्य को आगम भी कहते हैं। जैन धर्म ग्रंथ आगम में 12 अंग, 12 उपांग और 10 प्रकीर्ण हैं। जैन तीर्थंकरों का जीवन रहित भद्रबाहु रचित कल्पसूत्र में है। जीवन चरित किसमें है? कल्पसूत्र में है। लेखक कौन है? भद्रबाहु है। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन में क्रियाकलापों का विवरण है, जबकि हेमचंद्र ने परिशिष्ट पर्वन की रचना की है। मैसूर गंग वंश के मंत्री ने गोमतेश्वर में महावीर स्वामी की विशाल मूर्ति का निर्माण कराया। राजस्थान माउंट आबू पर स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण गुजरात के सोलंकी शासक ने कराया। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण इंपॉर्टेंट चंदेल शासकों ने, जबकि जैन जल मंदिर बिहार के पावापुरी में स्थित है। प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित है और जैन